हे माय नेम इज़ आतिफ आसिम भट्ट और मैं हूँ वेब डेवलपर और आज की वीडियो है क्रैश कोर्स एचटीएमएल की। और मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि इस एचटीएमएल के क्रैश कोर्स में मैं थ्योरेटिकल भी करवाने वाला हूँ, प्रैक्टिकल भी करवाने वाला हूँ, समझाने भी वाला हूँ, सिखाने भी वाला हूँ। एचटीएमएल क्या होती है, एचटीएमएल क्यों यूज़ होती है, एचटीएमएल से हम क्या कर सकते हैं, एचटीएमएल के टैग्स क्या होते हैं, एचटीएमएल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, एचटीएमएल के कितने टैग्स होते हैं, एचटीएमएल के कौन से इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतनी एचटीएमएल सीखनी है कि वो वेब डेवलपमेंट कर सकें, तो वो इस वीडियो पे रह सकते हैं। जिन्होंने थोड़ा और डिटेल में जाना है तो वो मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, जिन्होंने सीखनी है एचटीएमएल डिटेल में, मैं रिकमेंड करूँगा कि जाके इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, प्लेलिस्ट पे जाएं और यहाँ पे सारी मैंने करवाई हुई है एचटीएमएल एक से लेके एंड तक। यहाँ पे लिखा हुआ है HTML एंड नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर HTML5। लेकिन मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ कि आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो डिटेल में सीख जाएंगे, लेकिन आप ये वीडियो भी देखेंगे 1-2 घंटे की जो होने वाली है, तो मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको वेब डेवलपमेंट अच्छे से आ जाएगी। ओके, मैं वो चीज़ें इनमें आपको इस वीडियो में बताऊँगा जो कि इम्पोर्टेंट हैं और जो कि यूज़ होती हैं। इन वीडियो में मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हुई हैं जो कि मैं इन वीडियोज़ में जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा। ओके? लेकिन मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगा जो कि यूज़ होती हैं, जिससे आप एक अच्छी वेबसाइट बना सकेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल। तो एचटीएमएल क्या होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि एचटीएमएल क्या होती है वो आपको पता होगा तो फिर आप आगे की चीज़ें कर सकेंगे। एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये यूज़ होती है वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए। इसमें टैग्स होते हैं जैसे कि एचटीएमएल टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग, मेटा टैग, सेक्शन टैग। ओके, इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल। टैग्स क्या होते हैं? ये मैं बोल रहा हूँ टैग्स, एलिमेंट्स, आपका शायद सिर घूम रहा हो क्या टैग्स और एलिमेंट्स बोल रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ। टैग्स और एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये एक वेब पेज है, वेबसाइट्स की दुनिया। वेब पेज है एक। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि वेब पेज होता क्या है। अभी अब ये समझ लें कि एक वेब पेज है। वेब पेज क्या होता है? आपने google.com खोला हो या facebook.com खोला हो, तो facebook.com जब खोलते हैं तो कुछ ना कुछ सामने आता है। जो कुछ सामने आता है उसी को वेब पेज कहते हैं। ओके, अभी मैं अब दिखाऊंगा भी आपको। तो यहाँ पे लिखा है वेबसाइट्स की दुनिया और ये ब्राउज़र पेज है। तो ये जो वेबसाइट्स की दुनिया जो हेडिंग लिखी हुई है, ये हेडिंग लिखी गई है हेडिंग टैग का यूज़ करके। यानी कि बस मैं ये क्या बात कहना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ भी हमने एक एचटीएमएल डॉक जो चीज़ भी हमने एक ब्राउज़र पेज के अंदर या वेब पेज के अंदर बनानी है, उन चीज़ों को बनाने के लिए टैग्स का यूज़ होता है। वो कहते हैं ना, खाना खाने को नमकीन बनाने के लिए नमक का यूज़ होता है, खाने को और कुछ बनाने के लिए कुछ और की चीज़ का यूज़ होता है। बोतल को बनाने के लिए उन चीज़ों का यूज़ होता है, इस चीज़ को बनाने के लिए उस चीज़ का यूज़ होता है। जो चीज़ें बनानी होती हैं, उन्हीं चीज़ों का यूज़ होता है। इसी में भी जो वेब पेज में जो चीज़ आपने शो करवानी है, पैराग्राफ शो करवाना है, हेडिंग शो करवानी है, फॉर्म शो करवाना है, बटन शो करवाना है, तो उन टैग्स का यूज़ होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फॉर्म बनाया हुआ है, ये एक फॉर्म बनाया हुआ है, तो ये बना है फॉर्म टैग का यूज़ करके। ओके? रिक्वायरमेंट्स क्या है? एचटीएमएल सीखने से पहले आपको क्या-क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए? आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप होना चाहिए। आपके पास एक ब्राउज़र होना चाहिए, गूगल क्रोम हो सकता है, मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है। मैं रिकमेंड करूँगा आपको ये वाला, मोज़िला फायरफॉक्स। टेक्स्ट एडिटर आपके पास होना चाहिए, नोट प्लस प्लस, एटम, विजुअल स्टूडियो या सबलाइम टेक्स्ट। मैं इसमें कौन सा वाला यूज़ करने वाला हूँ? मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ सबलाइम टेक्स्ट। ओके, मैं बताऊँगा भी कि इसको किस तरह डाउनलोड करना है। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं बस। ओके, सो अब मैं आपको बताता हूँ कि सबलाइम टेक्स्ट किस तरह डाउनलोड करना है। सबसे पहले सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड कर लेते हैं। उसे डाउनलोड करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा सबलाइम टेक्स्ट 3 लिखा हुआ आ गया है। सबलाइम टेक्स्ट 3 डाउनलोड, सबलाइम टेक्स्ट। और अगर आप मैक यूज़ करें तो मैक के लिए डाउनलोड करें, अगर आप विंडोज़ यूज़ करें तो विंडोज़ के लिए करें। विंडोज़ 64 बिट मेरी है, तो मैं सिर्फ 64 बिट कर रहा हूँ। आप ये भी कर सकते हैं। अगर आप 64 बिट यूज़ कर रहे हैं तो आप 64 बिट डाउनलोड करिएगा। इस पर क्लिक करूँगा मैं, तो ये मेरे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आ गया है। ये सेटअप है, इसको मैं डाउनलोड करूँगा और फिर मैं सेटअप को इंस्टॉल कर लूँगा, सिंपल। ओके, सो यहाँ से सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड कर लेना है। अब बात करते हैं, जब इसे डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे और सबलाइम टेक्स्ट आ जाएगा जो जिस पे मेरा कर्सर है इस वक्त,
तो उसके बाद सबसे मेन चीज़ जो है यानी कि जो बेसिक चीज़ है वो है प्रोजेक्ट फ़ोल्डर बनाना। तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट फ़ोल्डर बना लिया है एचटीएमएल क्रैश कोर्स एचटीएमएल के नाम से, और मैं इसके अंदर बनाऊँगा एक फ़ाइल जो कि होगी एचटीएमएल फ़ाइल। एचटीएमएल फ़ाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट एचटीएमएल में। जैसे वीडियोज़ का होता है डॉट एमपी4 में, और ऑडियो का होता है डॉट एमपी3 में, इसी तरह एचटीएमएल का होता है डॉट एचटीएमएल में। तो यहाँ से मैं करता हूँ न्यू फाइल, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML, और यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ और इसे कह देता हूँ मैं क्रैश, और यहाँ से इसे मैं चेंज कर देता हूँ, और यहाँ से इसे मैं चेंज करके कर देता हूँ ओके जी। नाउ इसे मैं ओपन करता हूँ, तो ये मेरे पास एक HTML का पेज आ गया। अब मैं इस फाइल के अंदर जो भी लिखूंगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। वो चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक एक ब्राउज़र शो हो रहा है, और यहाँ पे इसका हेड है। हेड क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक इसका हेड है, ओके। और यहाँ नीचे इसकी बॉडी है, ये इसकी बॉडी है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी बॉडी है, ओके। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका हेड है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी बॉडी है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, यहाँ से लेकर ऊपर से लेके ये यहाँ तक, ये जो आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है, हल्का सा बॉर्डर जो नज़र आ रहा है, मुझे उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा, जूम करने से ना आए। तो ये हेड है, और ये नीचे वाली यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी है, ओके। तो बस यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। मैंने आपको बता दिया कि एक्सटेंशन किस तरह बनाते हैं, मैंने आपको बता दिया कि फाइल किस तरह बनानी है, मैंने आपको बता दिया कि सप्लाइम टेक्स्ट डाउनलोड किस तरह करना है, मैंने आपको बता दिया कि डिटेल में अगर हमने एचटीएमएल सीखना है तो कहाँ जाना है, मैंने आपको बता दिया। अब बारी आ गई है HTML सीखने की। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सब्लाइम टेक्स्ट को ओपन करके यहाँ से मैं करूँगा न्यू फोल्डर, ओपन फोल्डर, और यहाँ से मैं जाऊँगा जो मैंने बनाया था प्रोजेक्ट फोल्डर, उसका नाम था क्रैश कोर्स HTML, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास एक एम्प्टी फाइल आ रही है, और यहाँ पे एक HTML आ रहा है, HTML.html आ रहा है, ओके। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो क्या होता है HTML का, उसमें ये होता है कि सबसे पहले आपका HTML आता है, ये मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये HTML आ रहा है, और यहाँ पे भी HTML आ रहा है, ओके। जितना भी मार्कअप्स लिखे जाएंगे, मार्कअप्स क्या होते हैं, मार्कअप्स आप ये समझ लेंगे टैग्स जो भी लिखे जाएंगे, क्योंकि टैग्स के से ही हर चीज़ बननी है। टैग्स जो भी लिखे जाएंगे इस HTML के अंदर लिखे जाएंगे। अब मैंने आपको क्या बताया था कि इस ब्राउज़र के अंदर हेड और बॉडी है, तो वही काम मैं करूँगा। पहले मैं बनाऊँगा हेड, एक हेड टैग मैं बनाऊँगा, और एक मैं बनाऊँगा बॉडी टैग, ओके जी। इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, ओके। ये है बेसिक स्ट्रक्चर। पहले आपने HTML लिखना है, और उसके अंदर आपने हेड बनाना है, और उसके अंदर आपने बॉडी बनानी है, ओके। सो बॉडी क्या होती है मैंने आपको बताया, ब्राउजर के अंदर हेड क्या था वो मैंने आपको बताया ब्राउजर के अंदर। तो मैं स्टार्ट करता हूँ टाइटल टैग से, कि टाइटल टैग क्या होता है, ओके। टाइटल टैग क्या होता है। अब टाइटल टैग क्या होता है, यहाँ पे जो अब यहाँ पे लिखा जा रहा है एफ क्रैश कोर्स, सारी फाइल का नाम, ये सारा पाथ लिखा जा रहा है, ओके। बट मैंने यहाँ पे अपना एक टाइटल डालना है, तो ये जो टाइटल डलेगा यहाँ पे, वो मैं टाइटल डाल सकता हूँ टाइटल टैग का यूज करते हुए, ओके। टाइटल टैग का यूज करते हुए मैं यहाँ पे टाइटल डाल सकता हूँ, बट ये हेड में आ रहा है बॉडी में, ये टाइटल टैग की जगह हेड में आ रही है, तो मैं यहाँ पे हेड में डालूंगा टाइटल, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTML क्रैश कोर्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ। सी टाइटल चेंज हो गया, HTML क्रैश कोर्स का टाइटल आ गया, ओके। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि हेडिंग टैग क्या होती है। एक वेब पेज के अंदर अगर हमने हेडिंग डालनी हो, हेडिंग का मतलब समझते हैं ना, हेडिंग डालनी है तो किस तरह डाल सकते हैं। अब हेडिंग किसके अंदर आएगी, बॉडी के अंदर आएगी। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी है, हेडिंग यहाँ पर ही आनी है ना, हेडिंग इधर इधर ही आनी है ना। तो हेडिंग के लिए यूज करते हैं एच टैग का। मैं यहाँ पे H1 लिख रहा हूँ, इसकी मैं वजह बताता हूँ। अब एच टैग जो होता है हेडिंग टैग, उसकी 6 टाइप्स होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6, ओके। मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML, इसको मैं सेव करूंगा H1 के साथ, तो यहाँ पे हेडिंग आ गई। एक बात तो ख्याल रखना, अगर टैग को ओपन करना है तो टैग को क्लोज भी करना है।
ये इसका मतलब ये है कि टैग क्लोज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि टैग क्लोज हो रहा है। ओके जी, इसको मैं करूंगा रिफ्रेश, यहाँ पे HTML लिखा हुआ आ गया। अब मैंने कहा कि 6 टाइप्स होते हैं, तो 6 टाइप्स में लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको फर्क नजर आ जाए। 2 3 4 5 6 2 3 4 4 5 6 ओके। तो मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो आपको फर्क नजर आ गया होगा कि साइज का फर्क है। ओके, साइज का फर्क, अगर मैं इसे जूम इन करता हूँ, सी इसका साइज छोटा आ रहा है और इसका उससे बड़ा आ रहा है। H5 है, ये H4 है, ये H3 है, ये H2 है, ये H1 है। ओके, तो आप इस तरह डाल सकते हैं हेडिंग। ओके जी, अब मैं बात करता हूँ अगर हमें पैराग्राफ डालना हो तो किस तरह डाल सकते हैं। पैराग्राफ के लिए यूज होता है पी टैग का। ओके, पी टैग का यूज होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम इज आतिफ आसिम बट। सेव किया मैंने Ctrl+S दबा के, इसे रिफ्रेश किया तो माई नेम इज आतिफ आसिम बट आ गया। ओके जी, तो इस तरह यूज होता है पी टैग का। अब एक एक्सरसाइज करता हूँ छोटी सी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बस मैं आपको दिखाना ही चाह रहा हूँ कि आप सी ब्रेकिंग न्यूज़, माय नेम इज आतिफ वासिम बट। अच्छी ये ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं खैर, लेकिन बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपने वेब पेज के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें डालना चाहते हैं तो इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं कि ब्रेकिंग ब्रेकिंग न्यूज़ जो होती है वो एक मेन चीज़ होती है, तो उसे आप हेडिंग में डालें। आप पेज में हेडिंग डालते हैं ना, जो मेन चीज़ होती है, तो उसे आप एच टैग के अंदर डालें। ठीक है, साइज छोटा करना तो H2 के अंदर डाल दें, 3 के अंदर डाल दें, 4 के अंदर डाल दें, और उसके बाद नीचे जो न्यूज़ है वो आप पी टैग में डाल दें। ओके जी, सो इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो माय नेम है, यानी कि इसमें जगह अगर कोई चीज़ बोल्ड होना चाहती है तो वो किस तरह हो सकती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग टैग का। स्ट्रॉन्ग, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रॉन्ग, ये चीज़ बोल्ड होगी। ओके, अगर मैं नेम पे नहीं ना करके मैं करता हूँ आतिफ आसिम बट पे, तो वो चीज़ बोल्ड हो जाएगी, बोल्ड। ये आतिफ आसिम बट बोल्ड हो गया। अगर आप चाहते हैं कि अटैलिक शो हो, अटैलिक, तो उसके लिए आई टैग का यूज़ होता है। ये अटैलिक हो गया। ओके, अगर आपको नजर आ रहा हो ये टैली का होगा, जरूरी नहीं है कि इसको इसी तरह डालना है। अगर मैं पे लिखता हूँ आई और मैं यहाँ पे लिखता हूँ आतिफ आसिम आतिफ आसिम बट, सी ये अटैलिक आ रहा है। ओके, पहले ये अटैलिक नहीं आ रहा था, पहले सिंपल आ रहा था, माय नेम इज सिंपल आ रहा था, अब ये अटैलिक में आ रहा है। और जरूरी नहीं हमने स्ट्रॉन्ग पी टैग के अंदर ही लिखें, यानी कि अगर स्पेसिफिक चीज को उन्हें बोल्ड करना है पी टैग के अंदर तो आप स्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके जी, स्ट्रॉन्ग ऐसे भी लिखा हुआ जा रहा है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें करवाने वाला हूँ। मैं वो पिछली चीज़ें हटा दी जो कि मैंने लिखी हुई थी, और मैं आपको करवाने वाला हूँ अब कौन सा टैग, वो है क्यू टैग। तो यहाँ पे क्यू लिखना है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आतिफ आसिम, जैसे पी टैग में लिखता था पैराग्राफ टैग में, ये क्यू का करता है, क्यू कर देता है रिफ्रेश। सी ओ मेरे मुंह से रिफ्रेश रिफ्रेश निकले है। क्यू क्या कर देता है, क्यू आपके डबल कोट्स डाल देता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ GP और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ आतिफ आसिम, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्यू टैग। आतिफ वैसे है और आसिम क्यू टैग के अंदर है। ओके जी, ना अब मैं जो जिस टैग के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो EM टैग। EM टैग में अगर मैं लिखता हूँ आतिफ आसिम तो ये अटैलिक वाला ही काम करता है, ये कर देता है इसको अटैलिक में। ओके, EM टैग। अब जिस टैग के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो है वो है S टैग। तो S टैग क्या करता है, आतिफ आसिम एस टैग ये काम कर देता है। ठीक है, लेकिन ये यूज कहाँ पे होता है एस टैग? मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा यहाँ पे लिखा माय
ओके जी, और मैं इसको डाल देता हूँ एस टैग के अंदर। सी माई नेम इज आतिफ वासिम, और भी किसी जगह पे ये यूज हो सकता है, आपने खुद सोचना है कि एस टैग ये वाला काम करता है, ठीक है, इसको आप कहाँ यूज कर सकते हैं। ओके जी, तो इसके बाद मैं आपको करवाने वाला हूँ प्री टैग के बारे में। प्री टैग क्या काम करता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आतिफ आसिम बर्ड। प्री टैग क्या काम करता है, प्री टैग आपकी स्पेसिस को भी गिनता है कि यहाँ पे एक स्पेस आई है, ये स्पेस है सारी, ये स्पेस है, उसके बाद स्पेस के बाद नीचे एक लाइन ब्रेक हुई है, उसके बाद फिर एक लाइन ब्रेक हुई है, तो जैसा आपने लिखा है वैसा ही शो कर रहा है आतिफ आसिम बर्ड। सी इसको अगर मैं आगे कर दूं, सी आतिफ आसिम बर्ड, ओके। लेकिन अगर मैं इसी को कोई पी टैग के अंदर लिखूं तो पी टैग स्पेस ब्रेक नहीं करता। पी टैग क्या करेगा आपको मैं दिखा देता हूँ। पी टैग ये पैराग्राफ टैग है, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। सी ये आतिफ आसिम बट लाइन में दिखा रहा है, लेकिन प्री टैग क्या करता है, प्री टैग आपकी स्पेसिस को भी गिनता है, आपने जो लाइन ब्रेक किया उसको भी गिनता है। ओके, तो प्री टैग ये काम करता है। ब्रेक टैग, बी आर टैग, ब्रेक टैग क्या करता है, ब्रेक टैग आपकी लाइन को ब्रेक कर देता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे पी में लिखता हूँ आतिफ आसिम माई नेम इज आतिफ आसिम बट, सी माय नेम इज आतिफ आसिम बट लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ आतिफ आसिम बट नीचे लिखा हुआ है, तो वो मैं किस तरह कर सकता हूँ, मैंने सिर्फ ये करना है कि जिसको नीचे लेकर आना है उससे उसके पीछे मैंने ब्रेक टैग लगा देना है। सी आतिफ आसिम बट नीचे आ गया, इसने लाइन ब्रेक कर दी, पहले इस लाइन में आ रहा था लेकिन इसने लाइन ब्रेक करके यहाँ पे आ गया। ओके, ब्रेक टैग के काम करता है, ब्रेक टैग आपकी लाइन को ब्रेक कर देता है। उसके बाद जिस टैग के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो है ABBR टैग। ABBR टैग, तो इसका फुल फॉर्म है एब्रीविएशन टैग। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ABBR और यहाँ पे लिखता हूँ मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ HTML। ओके, इसे सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, देखें कुछ भी नहीं आ रहा, HTML लिखा हुआ आ रहा है जैसे लिखा हुआ आता है। तो मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट इसको हमने क्या करना है, एट्रीब्यूट करना है। एट्रीब्यूट, ये एक एट्रीब्यूट है, टाइटल एक एट्रीब्यूट है, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सी अगर मैं यहाँ पे चलाता हूँ, ये क्या लिखा होगा, आ गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और अगर मैं यहाँ पे चलाता हूँ तो यहाँ भी लिखा हुआ आ रहा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो ABBR ये काम करता है। ये ABBR था HTML एब्रीविएशन फुल फॉर्म, यानी कि कहते हैं ना कि इसकी एब्रीविएशन क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे हम ABBR टैग का यूज करके हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इस तरह के काम हम ABBR टैग से कर सकते हैं। अब आपने खुद देखना है कि आपने वेबसाइट में क्या चीज़ यूज करनी है, उसके लिए कौन सा टैग यूज हो सकता है। ओके, जैसे कि अगर आप किसी वेबसाइट पे ये काम यूज करना चाह रहे हैं तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं अभी के लिए गूगल क्रोम को नहीं यूज करूंगा, फायरफॉक्स को यूज करूंगा, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी टैग के अंदर, पी टैग के अंदर मैं लिखता हूँ आई नो, सी लिखा हुआ आई नो, और यहाँ पे लिखा हुआ है HTML। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है HTML। ओके जी, सो अच्छा, मैं एक बात आपको करना चाहता हूँ कि आप ABBR टैग को इस तरह भी यूज कर सकते हैं, पी टैग के बगैर भी यूज कर सकते हैं। ओके, आई नो HTML। ओके, लेकिन मैं रिकमेंड आपको ये करूंगा कि आप टैग्स का यूज करें। फिर सोच रहे हैं कि अगर मैं पी टैग का यूज करूँ तो ये तो फिर लाइन ब्रेक कर रहा है। मैं भी आपको एक टैग बताऊंगा कि उससे क्या होता है, उससे लाइन ब्रेक नहीं होती है। ठीक है, तो उस टैग का नाम है स्पैन टैग, SPAN स्पैन टैग। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ स्पैन टैग हर चीज को अपने टैग के अंदर डालना है। ओके, स्पैन टैग, देखिए स्पैन टैग से लाइन ब्रेक नहीं हुई, ठीक है, तो आपने ऐसा इसको ऐसे नहीं छोड़ देना अधूरा, बगैर टैग के आ तो रहा है लेकिन अधूरा नहीं छोड़ना आपने स्पैन टैग का यूज करना है। ठीक है, स्पैन टैग कहाँ यूज होता है, किसी भी स्पेसिफिक जगह पे अगर हमने कोई स्टाइलिंग करनी हो, किसी भी स्पेसिफिक जगह पे हमने कुछ करना हो स्पेसिफिक जगह पे, तो उसके लिए स्पैन टैग का यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे क्या, मैं भी अगर इसकी मिसाल भी दे देता हूँ,
इसके अलावा इस तरह की जगहों में हम स्पैन टैग का यूज करते हैं क्योंकि इनलाइन काम करता है। ओके, ये इनलाइन काम करता है। इनलाइन का मतलब ये है कि अगर मैं स्पैन टैग यूज करूंगा तो लाइन ब्रेक नहीं करेगा, ये HTML नीचे नहीं चला जाएगा, HTML इधर ही रहेगा। ओके, ये लाइन ब्रेक नहीं करेगा, जैसा पी टैग में करता है वो वाला काम नहीं करेगा। तो आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं स्पैन टैग का। और इसका क्या यूज है, और इसका ये यूज है कि अगर मैं पी टैग लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ आई नो HTML, ठीक है, इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पी टैग का लिखा हुआ आ रहा है आई नो HTML, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इस स्पेसिफिक हिस्से पे कुछ काम करूँ, तो उसके लिए मैं स्पैन टैग का यूज करूंगा, क्योंकि स्पैन टैग से कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्पैन टैग आ गया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं काम क्यों करना चाहूंगा, जब आप CSS सीखेंगे तो आपको पता लगेगा कि स्पैन टैग क्यों यूज करते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला स्पैन टैग, यानी कि इस डॉक्यूमेंट, इस बॉडी के अंदर जितने भी स्पैन टैग आ रहे हैं उनका कलर चेंज हो जाए, कलर ग्रीन। ओके, ये CSS है तो ये कलर ग्रीन हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पी टैग से भी तो हो सकता था कि मैं यहाँ पे पी लिख दूं, और पी टैग से भी तो हो सकता था। सी, ये पी टैग से भी तो हो रहा है, जहां जहां पी आ रहा है वहां पे कलर ग्रीन कर रहा है, लेकिन नहीं, पी टैग क्या काम करता, अगर मैं यहाँ पे पी लिख देता तो पी टैग लाइन ब्रेक कर देता, ये लाइन ब्रेक कर दी। यही तो मसला है, स्पैन टैग है और कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, यानी कि स्पैन टैग है और टैग, उस टैग को हम पकड़ सकते हैं यूजिंग CSS। ओके, अभी CSS की तरफ मैं नहीं जा रहा, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्पैन टैग क्या काम करता है। जब हमें स्पेसिफिक जगह पे कुछ स्टाइलिंग करनी हो तो उसके लिए स्पैन टैग का यूज करते हैं। स्पैन टैग क्या था, इनलाइन काम करता है, इनलाइन काम करता है। ओके, यानी कि लाइन ब्रेक नहीं करेगा। ओके, ये लाइन ब्रेक नहीं करेगा। उसके बाद मैं बात करने वाला हूं, इसको पहले मिटा देता हूं, बात करने वाला हूँ सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है, एक पी टैग के अंदर मैं डालता हूँ, मैंने जैसे कि मैंने कहा था कि पी टैग का यूज करना है आपने। यहाँ पे मैं लिख दिया 105 और यहाँ पे मैं दोबारा लिखता हूँ 105, ठीक है। तो यहाँ पे 2 दफा 105 लिखा और 105 लिखा हुआ आ रहा है। अब सब टैग क्या होता है, सबस्क्रिप्ट में बात करूँ, सब टैग क्या होता है। अब मैंने यहाँ पे लिखा सब और यहाँ पे लिखा सब, बंद कर दिया। ओके, सी, कभी आपने मैथमेटिक्स पढ़ी हो तो आपको पता हो कि 10 और यहाँ पे इस तरह लिखा आ रहा था बेस 5, ये इसकी बेस 5, तो सब टैग है, मुझे उम्मीद है पता लग गया होगा आपको कि सब टैग क्या काम करता है। अब सुपर स्क्रिप्ट क्या काम करता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सुप और यहाँ पे लिखूंगा सुप, यानी कि सुपर स्क्रिप्ट। सी, ये 10 की पावर 5 कर देगा, सबस्क्रिप्ट 10 की बेस 5 कर देगा, तो ये है सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। अब मैं बात करने वाला हूं लिस्ट के बारे में कि लिस्ट क्या होती है। अब लिस्ट दो चीजों से की जाती है, एक है यूएल और एक है ओएल। ओके, इन दो चीजों से, इन दो तरीकों से लिस्ट की जाती है, ठीक है। लिस्ट क्या होता है, कभी हमने लिस्ट देखी हो कि लिस्ट क्या होता है, जिसके अंदर लिखा होता है कि आज मंडे है, आज मैंने क्या काम किया, मंडे के नीचे लिखा होता है डॉट डॉट लगे होते हैं, आज मैंने ये काम किया, उसके नीचे डॉट लगा होता है, आज मैंने वो काम किया, उसके नीचे डॉट लगा होता है, आज मैंने ये काम किया, फलां काम किया, ये काम किया, वो काम किया। तो इसका लिस्ट कहते हैं, एक लिस्ट कहते हैं। लिस्ट में सारा सामान लिखा होता है ना, कि दुकान पर जाओ और ये सारा लिस्ट लिखी हुई है, इसकी ये सारा चीजें ले आओ, ठीक है। तो ये होती है लिस्ट। लेकिन लिस्ट दो किस्म की होती है, कभी हमने गौर किया, एक जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, जिसमें सिर्फ डॉट लगे होते हैं, डॉट लगे होते हैं, डॉट लगे होते हैं। एक जिसमें एक ऑर्डर होता है कि 1 लिस्ट चाहिए, उसके बाद 2 लिस्ट चाहिए, 3 लिस्ट चाहिए, 4, यानी कि लिखा हुआ है कि पहले, यानी कि लिस्ट दी हुई है कि पहले आपने घी लेना है, उसके बाद ऑयल लेना है, उसके बाद साबुन लेना है, उसके बाद एरियल लेना है, उसके बाद सर्फ एक्सेल लेना है, इस तरह की चीज़ें वगैरह लेनी है। ओके, तो मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, बस आपको मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। तो ये जो 1 2 वाला जो मैंने आपको बताया, ये करता है ओएल, इसको, उसका फुल फॉर्म है ऑर्डर लिस्ट। और दूसरा जो काम करता है बगैर ऑर्डर के, होता है यूएल, जो कि है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो सबसे पहले यूएल से मैं शुरू करता हूँ, और मैंने यहाँ पे लिखा यूएल, क्योंकि लिस्ट क्या तो अनऑर्डर होगी तो ओएल होगी, ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट होगी तो अनऑर्डर लिस्ट होगी, ठीक है। तो मैं अभी अनऑर्डर लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको यूएल के अंदर लिख दिया। अब लिस्ट के लिए जो एट्रीब्यूट टैग यूज होता है वो होता है li, यानी कि लिस्ट बनाने के लिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले, अच्छा, कार्ड लिख देता हूँ। और अब मैं लिस्ट बना रहा हूँ कि मेरे घर में ये चीजें हैं, 4 की लिस्ट काफी है। मेरे घर में टीवी है, मेरे घर में बाइक है, और मेरे घर में लैपटॉप है, मिसाल के तौर पे। ओके, तो मैं ऐसे करूंगा रिफ्रेश। सी, यहाँ पे एक लिस्ट बन गई है,
जो कि ऑर्डर में नहीं आ रही। देखिए यहाँ पे डॉट लगे हुए आ रहे हैं, डॉट आ रहे हैं यहाँ पे लगे हुए। पहले कार है, टीवी है, बाइक है, लैपटॉप है, ऑर्डर नहीं बन रहा है। ऑर्डर से मुराद है 1 2 3 4 नहीं आ रहा है, यहाँ पे डॉटेड आ रहे हैं, ठीक है। इसे कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ओके, ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, मैं इसके नीचे ही ऑर्डर लिस्ट बनाऊंगा और मैं यहाँ पे पी टैग पे लिख भी देता हूँ ऑर्डर लिस्ट, ओ लिखूंगा यहाँ पे। सी ऑर्डर लिस्ट क्या आ रहा है 1 2 3 4, ठीक है, ये ऑर्डर में आ रही है 1 2 3 4 आ रहा है, जबकि ये अनऑर्डर लिस्ट है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं, इसमें सिर्फ डॉट लगे हुए हैं। ओके, तो ये होता है फर्क ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट में और ऑर्डर लिस्ट में। और ये चीजें क्या होती हैं, लिस्ट बनाने के लिए यूज होती हैं। तो अब जो टैग करवाने वाला हूँ मैं, वो करवाने वाला हूँ एंकर टैग। आपने कभी देखा है कि एक वेबसाइट के अंदर लिंक बने होते हैं, आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप किसी और जगह चले जाते हैं, यानी कि एक जगह लिखा हुआ है इस पर क्लिक करें तो आप एक दूसरे पेज पे पहुंच जाएंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म पे पहुंच जाएंगे या दूसरे पेज पे पहुंच जाएंगे। तो इस चीज़ों के लिए जो यूज़ होता है वो होता है एंकर टैग। ओके, एंकर टैग यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, और यहाँ पे ए लिखा तो यहाँ पे आ रहा है HREF। HREF क्या है, हाई रेफरेंस, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हाई रेफरेंस क्या होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लिक हेयर, इसे कहता हूँ मैं रिफ्रेश, तो क्लिक हेयर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ये कहीं जा नहीं रहा, ठीक है। कभी हमने देखा हो कि लिखा आ रहा था क्लिक हेयर, तो आप क्लिक हेयर करते हैं तो आप दूसरे पेज में चले जाते हैं। तो दूसरे पेज में किस तरह जा सकते हैं हम, यहाँ पे अभी कहीं पे जा नहीं रहा, तो यहाँ पे लिखा हुआ हाई रेफरेंस, ठीक है। यानी कि अगर कोई पर्सन इस पर क्लिक करे तो वो कहाँ पे चला जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेता हूँ a.html के नाम से वैसी, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी HTML, पी टैग डाल देता हूँ, बल्कि एच टैग से काम कर लेता हूँ, H1 से दिस इज एंकर टैग, और यहाँ पे H छोटा और यहाँ पे H छोटा। ओके, और यहाँ पे लिखूंगा ओके। अब एंकर HREF के बारे में सुन लें। ये जो चीज यूज होती है ये होती है करंट पाथ के लिए। अब हमारा a.html कहाँ पे, करंट पाथ में, यानी कि जिस पाथ पे ये है, जिस जगह ये है, उसी जगह a.html पड़ा हुआ है। ओके, तो मैं सिंपली लिख दूंगा a.html, यानी कि करंट पाथ पे पड़ा हुआ a.html, ठीक है। यानी कि इस पे क्लिक हो तो करंट पाथ से a.html वाले पेज पे चला जाए। रिफ्रेश करूंगा, सी दिस इज एंकर टैग, चला गया ना उस पे, क्लिक किया चला गया ना उस पे। ओके, लेकिन अगर ये ए टैग यहाँ पे करता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पे जाके न्यू फोल्डर बनाता हूँ। ओके, न्यू फाइल ना करके न्यू फोल्डर बनाने की ज़रूरत है मुझे, एक न्यू फोल्डर, और जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ पेज के नाम से फोल्डर बना देता हूँ, और इसको Ctrl+X करके कंट्रोल, ओके जी। तो मुझे दूसरी तरह, चलिए मैं ऐसा करता हूँ, क्योंकि इसको मैं कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कॉपी, और इस वाली फाइल को मैं कर देता हूँ डिलीट, और इसके अंदर अब एक फाइल बनाता हूँ, न्यू फाइल a.html, और सारा कुछ इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या अब देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि करंट पाथ, यानी कि जिस पाथ पे ये है उसी पाथ पे a.html पड़ा हुआ है, तो अगर इस पे क्लिक करो तो वहां पे चले जाओ, ठीक है। मैंने ऐसा लिखा है, मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। फाइल नॉट फाउंड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो a.html है नहीं, तो फिर कहाँ पे है, ये जो करंट पाथ है यहाँ पे एक फोल्डर है पेज नाम का, उसके अंदर a.html है। तो मैंने क्या लिखा, करंट पाथ है, करंट पाथ पे एक फोल्डर है पेज नाम का, उसके अंदर a.html है। ओके ओके, उसके अंदर .html a.html है। रिफ्रेश करूंगा, बैक जाके रिफ्रेश करूंगा, अब चला गया ना दिस इज एंकर टैग पे। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक और फोल्डर होता और उसके अंदर a.html होता, तो फिर आप एक और फोल्डर का नाम लिखते और फिर कहते कि एक पेज फोल्डर है ये वाला, इसके अंदर एक फोल्डर है, उसके अंदर a.html है, ठीक है। तो इस तरह काम करता है हाई रेफरेंस। ओके जी, तो ये वाला हाई रेफरेंस इस तरह काम करता है, एंकर टैग जिसे कहते हैं। यानी कि एंकर टैग के अंदर हाई रेफरेंस इस तरह काम करता है अगर आपने किसी चीज़ का लिंक देना हो। लेकिन अगर आपने किसी चीज़ का लिंक नहीं देना तो सिंपली आप इस तरह करते हैं। ओके, इस तरह करेंगे
तो कहीं नहीं जाएगा। देखें ये आ गया ऊपर लेकिन कहीं नहीं जाएगा। ओके सो अब जिस टैग के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो है टेबल टैग। टेबल टैग क्या होता है? कभी आपने अपना रिजल्ट देखा हो तो टेबल के फॉर्म में आ रहा होता है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो वहाँ पे जो भी बोर्ड है, जिस बोर्ड से वे ताल्लुक रखते हैं, मैं साहिवाल की अगर बात करूँ या मैं लाहौर की बात करूँ या मैं गुजरांवाला की बात करूँ, तो वहाँ पे टेबल फॉर्म में आ रहा होता है। ओके, तो वो टेबल आप किस तरह बनाते हैं? आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं ना, लेकिन वहाँ पे टेबल आ रहे होते हैं, तो वो टेबल आप किस तरह बना सकते हैं? वो भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यूज़ करना है टेबल टैग, क्योंकि सारा जितना भी कंटेंट आएगा टेबल के अंदर आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेबल, टेबल आ गया, टेबल आ गया, ठीक है, मैंने मान लिया कि टेबल आ गया। ठीक है, अब टेबल के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती रो, एक होती कॉलम। एक होती रो, एक होती कॉलम। अब रो और कॉलम क्या होती है? अब देखें इस फाइल के अंदर कितनी रोज हैं? एक रो। हॉरिजेंटली, हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह जा रही हो, इस तरह लाइन जा रही हो। एक होती है लाइन जो स्ट्रेट नीचे की तरफ आ रही होती है, एक होती है लाइन जो लेफ्ट से लेकर राइट तक जा रही होती है, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टली। अब हॉरिजॉन्टली लाइन को कहते हैं रो। इसके अंदर कितनी रोज हैं? एक रो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक लाइन। एक लाइन का मतलब एक रो। दो रो, तीन रो, 4 रो, 5 6 7 रो, 8 रो, 9 रो, 10 रो। ठीक है, रो होती ये। कॉलम क्या होता है? कॉलम होते हैं जो वर्टिकली जा रहे हों, वर्टिकली जो जा रहे हों उन्हें कहा जाता है कॉलम। ओके जी, जो वर्टिकली जा रहे हैं उन्हें कहा जाता है कॉलम। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कॉलम और रोज क्या होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले टैग जो है वो है टी हेड। तो आपने इसके अंदर लिखना है टी हेड। इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा टेबल का हेड। जिस तरह एक इंसान का हेड होता है उस तरह टेबल का भी हेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा टेबल का हेड। ठीक है, एक जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इस HTML का हेड होता है और यहाँ पे बॉडी होती है। अब यहाँ पे बनेगी टेबल की बॉडी। ठीक है, ओके सो नाउ अब मैं क्या करने वाला हूँ? अब मैं ये करने वाला हूँ कि मुझे टी हेड पे एक रो चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेबल पे एक रो बनाने के लिए, जिस तरह की एक रो बनी है तो हम यूज करते हैं TR का। ठीक है, अब एक रो के अभी जितना भी कंटेंट जा रहा है एक रो के अंदर जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि पहले कॉलम में आए पहले कॉलम पे ID, दूसरे कॉलम पे आए नेम, तीसरे कॉलम पे आए मार्क्स। अभी वो कुछ नजर नहीं ना आ रहा। एक एट्रीब्यूट है जिसे कहते हैं बॉर्डर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा बॉर्डर आ जाएंगे। ठीक है, अब पहले समझ लें कि कॉलम क्या होते हैं, रोज क्या होते हैं। ठीक है, पहली बात मेरी ये समझ लें, टेबल टैग मैंने डाला जिससे टेबल बना। ठीक है, टेबल किस तरह बना? अगर मैं इसको कुछ भी नहीं डालूं, कुछ भी नहीं आ रहा है, टेबल टैग डालना जरूरी है। उसकी वजह यह है कि ब्राउजर को पता लगना चाहिए कि टेबल बन रहा है, एक ब्राउजर को भी पता लगना चाहिए कि टेबल बन रहा है। ठीक है, टी हेड डाला, टी हेड से क्या हुआ? टी हेड से हेड बन गया। मेरे ख्याल से सेव नहीं किया इसे। टी हेड से क्या बना? हेड ही जो आपको नजर आ रहा है, हेड बन गया। ठीक है, अगर मैं इसे हटा देता हूँ, सेव करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा आपको नजर आ रहा होगा, टी हेड से क्या बना? हेड बना। ठीक है, फिर मैंने कहा मुझे हेड के अंदर एक रो चाहिए, तो उसने एक रो बना दी। मैंने आपको क्या कहा था कि रो क्या होती है? रो होती है वर्टिक हॉरिजॉन्टली, यहाँ से लेके यहाँ तक एक रो उसने बना दी। ठीक है, फिर मैंने कहा कि ये जो मैंने रो बनाई है मुझे उसके अंदर 3 कॉलम चाहिए। पहले कॉलम में ID आए, दूसरे कॉलम में नेम आए, तीसरे कॉलम में मार्क्स आए। ठीक है, तो ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। ओके, रो इस तरह होती है, कॉलम इस तरह होते हैं, तो इसके अंदर 3 कॉलम आ रहे हैं। सही है, अगर मैं एक और रो बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा? TR करूंगा और इसके अंदर कुछ भी डाल दूंगा, जैसे कि TH करता हूँ। जैसे कि मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जी। एक और रो बन गई और एक और 3 कॉलम और बन गए हैं। ठीक है, अगर मैं और कॉलम बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा? इनके अंदर अगर मैं और कॉलम बनाना चाहता हूँ तो सिंपली मैं कॉलम बना ही जाऊंगा, कॉलम बना ही जाऊंगा। और कॉलम बन गए। ठीक है, सो ये बने कॉलम। TR से रो बनती है और इससे बनते कॉलम। ठीक है, सो अब हेड का काम खत्म हो गया, मैं करता हूँ टी बॉडी। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि एक रो बने, एक रो बने इस तरह की, जिसमें ID पे उसकी ID आ रही हो, नेम पे उसका नेम आ रहा हो, मार्क्स पे उसका मार्क्स आ रहा हो। ठीक है,
तो टी बॉडी के अंदर, अच्छा रो बनाने के लिए क्या यूज होता है? रो बनाने के लिए यूज होती है टी आर, ठीक है, टी आर टैग। सबसे पहले रो बनानी है ना, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ टी आर टैग, ठीक है, ये बन गई रो, ये रो मेरी बन गई, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए? ये वाला, ये वाला, ये वाला, कि इसके नीचे 1, इसके नीचे आईडी आ रही है, इसके नीचे नेम आ रहा है, उसके नीचे मार्क्स आ रहे हो, ठीक है। तो बॉडी के अंदर कॉलम बनाने के लिए यूज होता है टीडी, हेड के अंदर कॉलम बनाने के लिए यूज होता है टीएच, बॉडी के अंदर कॉलम बनाने के लिए यूज होता है टीडी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टीडी, मैंने एक डमी टेक्स्ट डाल दिया कि इसकी आईडी 1 है, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। अब दूसरा कॉलम नेम का है, देखिए यहाँ पे दूसरा कॉलम नेम का है, तो यहाँ पे दूसरे कॉलम पे मैं लिख दूंगा आतिफ आसिम, और मार्क्स मैं लिख देता हूँ कुछ भी, इस तरह करके कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। सी, पहला कॉलम बना 01 के नाम से, ठीक है। सबसे पहले तो बनी रो, ये एक रो बनी, ठीक है। फिर मैंने कहा जी मुझे चाहिए 3 कॉलम, जिसके पहले कॉलम में ये हो 01, तो आईडी के नीचे एक कॉलम बना जिसके अंदर 01 आ गया। फिर मुझे कहा, मैंने कहा कि मुझे आतिफ आसिम चाहिए दूसरी कॉलम पे, तो दूसरे कॉलम पे आतिफ आसिम आ गया। तीसरे कॉलम में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मार्क्स, तो यहाँ पे आ गया मार्क्स। अब मिसाल के तौर पे मैं इसको उठा के यहाँ पे ले देता हूँ, ठीक है, बल्कि मैं ले देता हूँ यहाँ पे, तो अब बनेंगे कॉलम, ऑफ कोर्स बनेंगे कॉलम, ओके। अब देखें यहाँ पे कॉलम, एक रो बन रही है जिसमें 3 कॉलम बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आतिफ आसिम आना चाहिए था, यहाँ पे ये आना चाहिए था, तो ये कोई सेंस नहीं बन रही कि मैंने ऊपर वो डाल दिया, इसलिए मैंने इसको नीचे डाला है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको नीचे डाल दिया है। सी, ओके जी। नाउ अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर मैं ये नहीं लिखता, इसको मैं हटा देता हूं, तो ये सेल खाली रहेगा, ये वाला कॉलम खाली रहेगा, ठीक है। अगर आप मैं एक और रो बना देता हूं, एक और रो बनेगी टी बॉडी के अंदर, और इसके अंदर मैं लिख देता हूं आरिफ आसिम, ये इसका आईडी होगी, कुछ भी मार्क्स डाल देता हूँ, मैं इस तरह कुछ भी मार्क्स डाल देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये मार्क्स डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये एक नई रो बनाएगा और 3 कॉलम बनाएगा, ठीक है। तो टी टैग नई रो बनाता है, टीडी टैग कॉलम्स बनाता है, ये कॉलम बनाया, बेसिकली सेल बनाता है, सेल, ये एक सेल बनाया, कॉलम समझ लें आप, और फिर ये एक और सेल बनाया, और ये फिर एक और सेल बनाया, ओके। इसे कहते हैं सेल, सेल टीडी टैग क्या करता है, सेल बनाता है, ठीक है। टीएच टैग क्या करता है, वो भी सेल बनाता है, लेकिन बोल्ड करके। सेल क्या होता है, सेल मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, कि यहां से ये सारा सेल है, ये सेल है, एक सेल है, ठीक है। दोबारा से मैं हर चीज बता देता हूँ आपको। एक टेबल है, इसको टेबल टैग के अंदर डालना है, ओके। पहली बात तो ये एक टेबल का हेड बनाने के लिए यूज होता है टी हेड टैग, टी हेड टैग यानी कि टेबल का हेड है, टी हेड टैग यूज कर लिया। एक टेबल की बॉडी बनाने के लिए यूज होती है टी बॉडी टैग, तो ये टेबल की बॉडी बन गई, ओके। ये टी बॉडी टैग ने इसके अंदर डाल दिया। अब एक रो बनाने की जरूरत थी, तो मैं ये एक रो जो बनेगी, ठीक है, ये एक रो मैंने बनाई टी आर के टैग से, टी आर के टैग से मैंने एक रो बनाई, उसके अंदर मैंने डाला क्या, कॉलम्स डाले, उसके अंदर मैंने 3 सेल्स बनाए, मैंने 3 कॉलम्स 3 सेल्स बनाए मैंने, ठीक है, टी एच टैग के। अगर मैं इसको डालता, इसके यहाँ के टी डी टैग डाल देता, और यहाँ पे टी डी टैग डाल देता, जो कि नीचे मैंने डाले मैं बॉडी पे, तो ये बोल्ड नहीं कर रहा। हेड का मतलब क्या होता है, बोल्ड करे, आप डाल सकते हैं, लेकिन बोल्ड नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ बोल्ड करके पता लगे कि हाँ ये नेम का कॉलम है, ये मार्क्स का कॉलम है। कॉलम क्या होता है, वर्टिकली कॉलम होता है, ये कॉलम मार्क्स का है, ये कॉलम नेम का है, ये आईडी कॉलम, ये कॉलम आईडी का है, ठीक है। तो ये कुछ, ये पता लगना चाहिए कि हाँ ये एक हेड है, इसलिए मैं टी एच टैग डाला हुआ है, ओके। सो ये मार्क्स का बन गया। उसके बाद टी बॉडी के अंदर रो बनाने के लिए टी आई टैग का ऑफ कोर्स यूज होगा। मैंने एक रो बनाई, ठीक है, उसके अंदर कितने सेल्स बनाने हैं, सेल्स किससे बनते हैं, सेल्स का सबसे पहले होता क्या है, ये सेल्स हैं, आतिफ आसिम नेम एक सेल है, 01 एक सेल है, ठीक है। तो कितने सेल्स बनाने हैं, मैंने बनाने 2 सेल्स, तो मैंने यहाँ पे 2 टीडी टैग लगा दिए। एक और रो बनाई मैंने, देखें सी, एक और रो बनाई, एक और रो में मैं कितने सेल्स डालने, 3 सेल्स डालने, तो मैंने यहाँ पे डाल दिए 3 सेल्स, ठीक है। एक आईडी के कॉलम में, एक ये सेल और एक ये सेल, ओके जी। अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे
4 सेल 6 डाल दिए। सी एक ये सेल डाला, 1 2 3 4 5 6 3 सेल्स डाल के 3 सेल्स, ओके 3 सेल्स 6 सेल्स डल गए, ठीक है। तो टीडी टैग इसलिए यूज होता है, सेल्स टैग सेल्स बनाने के लिए यूज होता है, ओके जी। सो इस तरह आप बना सकते हैं एक ऑसम सा टेबल यूजिंग HTML, ओके। इसको मैंने खाली छोड़ दिया, यहाँ पे मैं कुछ डाल देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे टीडी टैग लगाना पड़ेगा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी 1 2 3 4 लिख देता हूँ, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे रोल नंबर भी लिख देता हूँ मैं, रोल नंबर। सी ये रोल नंबर का भी एक सेल या कॉलम बन गया। अब इसके नीचे कुछ डालना भी तो पड़ेगा ना, तो क्योंकि एक पहली रो आ रही है और एक दूसरी रो आ रही है, एक पहली रो ये है, दूसरी रो ये है, इसके अंदर एक सेल बनाना पड़ेगा मुझे। मैं लिख देता हूँ कुछ भी इस तरह करके, इस तरह यू करके कुछ भी लिख देता हूँ और यहाँ पे भी एक सेल बना लेता हूँ मैं, ठीक है। इस तरह का कुछ भी लिख देता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा कि एक टेबल किस तरह बनाया जाता है यूजिंग टेबल टैग, टी हेड टैग और टी बॉडी टैग, टी आर का यूज करके, टी एच का यूज करके। टी एच कहाँ यूज होता है, टी आर कहाँ यूज होता है, टी डी कहाँ यूज होता है, टेबल टैग कहाँ यूज होता है, टी हेड कहाँ यूज होता है, टी बॉडी कहाँ पे यूज होती है, ओके। सो अब मैं आपको बताने वाला हूँ ऑसम टैग्स कौन कौन से। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऑडियो टैग, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ओके सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इमेज टैग, फिर मैं आपको बताऊंगा ऑडियो टैग, फिर मैं आपको बताऊंगा वीडियो टैग, ओके। तो सबसे पहले मैं टेबल टैग को हटा देता हूँ और टेबल टैग हटाने के बाद मैं एक इमेज रख लेता हूँ, यानी कि एक इमेज अपने इस फोल्डर में ले आता हूँ, ओके। सो ये एक इमेज मैं अपने फोल्डर में ले आया हूँ जो कि HTML क्रैश कोर्स है। इसका देख लें कि सबसे पहले एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर 2 फाइल्स पड़ी हैं और एक और फ़ोल्डर मज़ीद फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, ठीक है? तो इसकी अब ज़रूरत शायद आगे पड़ जाए, तो इसको मैं इसी तरह रखता हूँ। तो एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, इस मेन फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है और 2 फाइल्स पड़ी हुई हैं, एक .html की और एक .png की। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा img और ये इमेज टैग आ जाएगा, ओके। सोर्स क्या काम करता है? सोर्स href वाला काम करता है। href जो मैंने आपको एंकर टैग में बताया, वो वाला ही काम करता है सोर्स। ओके, तो यहाँ पे लोकेशन ही देनी होती जो कि HREF में देता था मैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, अब CSS कहाँ पड़ा हुआ है, करंट लोकेशन ही पड़ा हुआ है, तो करंट लोकेशन के मैं ये यूज करूंगा और CSS.png रिफ्रेश के सी इमेज आ गई। इसको मैं जूम आउट थोड़ा कर देता हूँ, इस 100 पे चला गया, ठीक है। तो ये एक इमेज आपको नजर आ रही है, ओके। तो अगर मैं इस फाइल को यहाँ से करता, ओके डिलीट तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, इसमें क्या काम होना है, इसमें वही वाला काम होना जो कि एंकर टैग में हो रहा था। अगर मैं इस फाइल को इसके अंदर फोल्डर के अंदर डाल दूं तो फिर इसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी और यहाँ पे लिखना पड़ेगा पेज, जैसा कि मैंने एंकर टैग में लिखा था, ओके। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक ऑडियो पकड़ लेता हूँ क्योंकि मैंने आपको पकड़वाना है ऑडियो टैग। तो मैंने यहाँ पे एक ऑडियो पकड़ ली है, date.aac नाम की एक ऑडियो पकड़ ली जिसका एक्सटेंशन है .aac। तो ऑडियो टैग के लिए ऑडियो लिखना पड़ेगा मुझे, एंटर प्रेस करना पड़ेगा, ये ऑडियो आ जाएगा। यहाँ पे मैं दूंगा सोर्स। सोर्स क्या काम करता है, वही काम करता है जो कि इमेज टैग काम करता था, ओके, जो कि हाई रेफरेंस काम करता था। लोकेशन देनी पड़ती है इस पे। तो ये करंट लोकेशन के अंदर .acc से मैं अगर करूँ और मैं इसे करूँ अगर रिफ्रेश, सी कुछ भी नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ऑडियो के कंट्रोल्स होते हैं, कैसे पॉज करना है, प्ले करना है, पॉज करना है, प्ले करना है। इसमें आपने वॉल्यूम ज़्यादा करना है, वॉल्यूम कम करना है, इस तरह की चीज़ें वगैरह, ठीक है। तो मैं कुछ यहाँ पे एट्रीब्यूट्स लिख देता हूँ। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको टाइटल एट्रीब्यूट बताया था, तो इसमें है कंट्रोल, उसके बाद लूप, ऑडियो और वीडियो के बता रहा हूँ मैं, ऑडियो और वीडियो के। इसके बाद म्यूटेड, इसके बाद ऑटो प्ले, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंट्रोल, ओके, एक्चुअली में कंट्रोल ना होके कंट्रोल्स है। इसे मैं सेव करूंगा, इसे मैं करूंगा रिफ्रेश, तो सी यहाँ पे एक ऑडियो आ गया, ओके। कंट्रोल .acc, आई थिंक सो कि ये सपोर्ट नहीं करता।
आई डोंट थिंक सो कि ये ओके ये ए सी सी नहीं ए सी है ए सी। माय नेम इज आतिफ आसिफ और आज की वीडियो में मैं जिस इनपुट टैग टाइप के बारे में बताने वाला हूँ, मार्च तक तीसरा महीना, अगर मैं अगस्त करता हूँ, इधर इधर देखिएगा, अगस्त था 8वां महीना, अगर मैं अक्टूबर करता हूँ और इसकी जरूरत नहीं है इसके अलावा साल की ओके जी। तो ये हो गया ऑडियो टैग। अब मैं कुछ चीज़ें आपको इसमें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको म्यूटेड एट्रीब्यूट के बारे में। ये मैंने म्यूटेड एट्रीब्यूट लिखा, यानी कि ये वाला हो गया, ये वाला। अब मैं आपको ये वाला करवाने वाला हूँ। रिफ्रेश किया, अब देखिए म्यूटेड आ रहा है, म्यूटेड आ रहा है। देखिए मैं रिफ्रेश करूंगा, म्यूटेड म्यूटेड आ रहा है। म्यूट डिफॉल्ट क्या आ रहा है, म्यूट डिफॉल्ट क्या होता है कि जैसे आप रिफ्रेश करें तो जो सबसे पहला काम हो, ठीक है, उसे डिफॉल्ट कहते हैं। यानी कि हम सारी सेटिंग की कर दी हुई है, जब तक हम इसे खुद नहीं छेड़ेंगे तब तक इसमें कुछ नहीं होना। डिफॉल्ट क्या है, म्यूट आएगा, ठीक है। म्यूट ये काम करता है। उसके बाद मैं करूंगा लूप। लूप क्या करता है, लूप ये करता है कि आपकी ऑडियो को लूप कर देगा। लूप क्या होता है कि अब जैसे यहाँ पे जाके खत्म होगी तो इसे दोबारा चला देगा। ओके, इसे मैं करता हूँ रिफ्रेश। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, अब मैंने म्यूटेड हटा दिया है तो अब नहीं आ रहा। इसको मैं थोड़ा और आगे कर देता हूँ, थोड़ा और आगे कर देता हूँ यहाँ पे। सी दोबारा से चल पड़ी ऑडियो, क्योंकि मैंने लूप एट्रीब्यूट लगाया हुआ था, ठीक है। अब मैं करवाने वाला हूँ ऑटो प्ले। ऑटो प्ले का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली प्ले हो जाए, लेकिन नहीं हो रही। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि ऑटो प्ले तब काम करेगा जब म्यूटेड एट्रीब्यूट भी साथ जब म्यूटेड एट्रीब्यूट भी साथ लिखा होगा, ठीक है। ये देखें हम ऑटोमेटिकली चल रही है, सी। ओके जी, तो ये था ऑडियो टैग। अब मैं वीडियो की बात करने वाला हूं, तो मैं वीडियो ले आता हूँ। ओके जी, सो मैंने एक वीडियो ले आया हूँ जो कि जानबूझ के मैंने इस पेज वाले फोल्डर के अंदर रखी है, ताकि मैं आपको ये वाला और अच्छे तरीके से समझा सकूं, ठीक है। तो एट्रीब्यूट तो ये रहेंगे, कंट्रोल, लूप, म्यूटेड, ऑटो प्ले, लेकिन मैं यहाँ पे लिखूंगा वीडियो। ओके, सोर्स एट्रीब्यूट क्या करता है आपको पता होना चाहिए अब, ठीक है। तो लोकेशन इसकी कहाँ पे है, लोकेशन इसकी है पहले तो करंट लोकेशन। ये करंट लोकेशन मैंने पकड़ ली। इस करंट लोकेशन के मुताबिक ये करंट लोकेशन है, यहाँ पे वो फाइल नहीं है, फाइल पेज फोल्डर के अंदर है, और उस फाइल का नाम है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML.mp4। तो इसको प्ले करवाने के लिए कंट्रोल एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्ले मैं कर सकूंगा, ठीक है। यहाँ से प्ले कर सकता हूँ। ये मेरी प्लेलिस्ट है HTML की, जो कि आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट, अगर आपने HTML डिटेल से पढ़नी है, ठीक है। उसमें PPT करवा के बताई हुई है, तो इसमें मैंने PPT नहीं करवाई, ठीक है। पहले सारा समझाया हुआ है कि ये हेड क्या होता है और ये बॉडी वगैरह क्या होती है, ठीक है। अब ओके, सो अब आता हूँ मैं वीडियो टैग की तरफ। कंट्रोल्स एट्रीब्यूट का काम करता था, कंट्रोल ले आता था ऑडियो में भी, वीडियो में भी, ठीक है। यहाँ से आप वीडियो साउंड ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से कम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से कम कर सकते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा लूप। लूप क्या करता है, मैं यहाँ गया, देखें दोबारा से इसने लूप कर दिया, ठीक है। लूप वही वाला काम कर रहा है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ म्यूटेड, सी म्यूटेड आ रही है, ठीक है। इसको प्ले करता हूँ, म्यूटेड आ रही है, ठीक है। अब मैं इन सारे एट्रीब्यूट्स को हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑटो प्ले। ऑटो प्ले, ऑटो प्ले तो हो नहीं रहा, क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि ऑटो प्ले के साथ म्यूटेड लगता है। अब ऑटो प्ले काम कर रहा है, इसे देखें, इसे ऑटो प्ले काम कर रहा है, सी। ओके, तो ऑडियो टैग भी बता दिया है, इमेज टैग भी बता दिया है, वीडियो टैग भी बता दिया। अब जिस टैग की मैं बात करने वाला हूँ वो है आई फ्रेम टैग। आई फ्रेम टैग क्या करता है, अब अगर हमने दूसरे डॉक्यूमेंट को अपनी वेबसाइट पे देखना हो, दूसरे डॉक्यूमेंट से मुराद क्या, दूसरी किसी वेबसाइट को देखना हो, यानी दूसरे किसी वेबसाइट के किसी पेज को देखना हो, या आपने देखना हो कि मैं कह देता हूँ, आपने देखना हो, आपने किसी HTML डॉक्यूमेंट को देखना हो, या आपने PDF फाइल को देखना हो, ठीक है। PDF फाइल, या आपने देखनी हो
दूसरी कोई फाइल डॉक्यूमेंट तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ ये a.html डॉक्यूमेंट को, ठीक है। तो वो सारा कुछ देख सकते हैं आप आई फ्रेम टैग के अंदर, ठीक है। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह इमेज में वो नहीं कर सकते, ऑडियो में वो नहीं कर सकते, वीडियो में वो नहीं कर सकते, लेकिन आई फ्रेम में कर सकते हैं वो। सोर्स क्या कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं अपनी वेब पेज में। दूसरी वेबसाइट के डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं या दूसरी अपना कोई फाइल हो, वो अगर आपने देखनी हो तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यह बताता हूँ कि आपने इसमें सोर्स देना है, पहले करंट लोकेशन, फिर पेज फोल्डर के अंदर जाके a.html, ठीक है। इसे मैं करता हूँ रिफ्रेश। सी यहाँ पे आपको एक आई फ्रेम नज़र आ रहा होगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको ना इसको क्या करता हूँ, यहाँ से इसको मैं थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ और यहाँ पे एक इमेज दे देता हूँ। मैं इमेज से सी अब इमेज मैं किस तरह दूंगा, अभी इस वक्त मैं इस फ़ोल्डर के अंदर हूँ क्योंकि मैं a.html में काम कर रहा हूँ, मैं इस फ़ोल्डर के अंदर हूँ, तो पहले इस फ़ोल्डर से बाहर निकलना पड़ेगा। 2 डॉट डाले, ये मैं इस फ़ोल्डर से बाहर निकल गया। ये करंट के लिए यूज़ होता है, ये फ़ोल्डर से बाहर निकलने के लिए। फ़ोल्डर से बाहर निकला तो उसके अंदर फ़ोल्डर से जब मैं बाहर निकला है तो एक इमेज है css.png नाम से, ठीक है। अच्छा, इसको आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, दिस इज़ एंकर टैग, और यहाँ पे आपको एक इमेज नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये दूसरा डॉक्यूमेंट है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये दूसरी फाइल है, कौन सी वाली फाइल है, ये वाली फाइल है जो कि मैं देख पा रहा हूँ अपने यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। अगर इस बुक के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बेसिक चीज़ें पढ़ाऊँगा और मैं यहाँ पे आपको जल्दी-जल्दी पढ़ाऊँगा ताकि वीडियो लंबी ना बने, ठीक है। तो उस इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। ओके जी। नाउ अब मैं क्या करवाने वाला हूँ, 2 एट्रीब्यूट्स करवाने वाला हूँ आपको, वो है विड्थ और वो है हाइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ विड्थ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 500 और यहाँ पे हाइट मैं लिख देता हूँ 300। सी विड्थ 500 का मतलब है 500 पिक्सेल्स, पिक्सेल्स px। हाइट का मतलब है 300 का मतलब है 300 पिक्सेल्स, ठीक है। तो हाइट 300 पिक्सेल्स होगी, उसके बाद विड्थ कितनी होगी, विड्थ होगी 500 पिक्सेल। अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ 1000 और यहाँ पे मैंने हाइट को ज़्यादा ही बड़ा कर दिया, मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए, ठीक है। तो हाइट भी बढ़ गई और विड्थ भी बढ़ गई, ठीक है। हाइट भी बढ़ गई और इसकी विड्थ भी मैंने बढ़ा दी है। तो एट्रीब्यूट जो मैंने आपको पढ़ाए हैं वो है विड्थ और हाइट, ठीक है। आई फ्रेम टैग भी मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, आपको मैं 2 एट्रीब्यूट्स बताने वाला हूँ। एक है क्लास एट्रीब्यूट और एक है आईडी एट्रीब्यूट। तो इसको मैं कर देता हूँ खत्म और इसको भी मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास आईडी। अब क्लास और आईडी एट्रीब्यूट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। आप किसी भी एक HTML एलिमेंट के अंदर क्लास और आईडी लगा सकते हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट टैग्स जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं, जैसे H1 के अंदर लगा सकते हैं। किसी भी एलिमेंट के अंदर आप क्लास और आईडी लगा सकते हैं। एलिमेंट से मुराद मैं कह रहा हूँ टैग के अंदर, किसी भी टैग के अंदर। तो यहाँ मैं लगा देता हूँ H1 टैग के अंदर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आतिफ वासिम बट, ठीक है। इसे मैं करता हूँ रिफ्रेश, यहाँ पे आतिफ वासिम बट लिखा हुआ आ रहा है। ओके जी। मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ क्लास एट्रीब्यूट और यहाँ मैं लिख देता हूँ माई नेम और आईडी में लिख देता हूँ मैं आतिफ आसिम। ओके। कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आरिफ आसिम बट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आरिफ आसिम और यहाँ पे लिख देता हूँ माई नेम, ठीक है। अब 2 नाम मैंने लिखे हैं, एक लिखा आतिफ आसिम बट और एक लिखा आरिफ आसिम बट, ठीक है। अब ये चीज़ लिखने का मुझे क्या मकसद है, तो ये चीज़ लिखने का क्या मकसद है, मैंने क्यों लिखा है, हम ये क्यों चीज़ें लिखते हैं, पहले लिखते क्यों हैं ये मैं बता देता हूँ, फिर ये क्या है मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। लिखते क्यों हैं, अब मिसाल के तौर पे ये लिखते क्यों हैं, ये इसलिए लिखते हैं कि जब हमने स्टाइलिंग करनी हो, स्टाइलिंग समझते हैं, स्टाइलिंग यानी कि CSS को यूज़ करते हुए आपने अगर स्टाइलिंग करनी हो, यानी कि एक वेबसाइट जब बन जाती है तो उस वेबसाइट को खूबसूरत बनाना पड़ता है,
ठीक है, एक वेबसाइट जब बन जाती है तो उस वेबसाइट को खूबसूरत बनाना पड़ता है। ठीक है, आपने अगर ये वाली बात को आपने और अच्छे से समझना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरी HTML प्लेलिस्ट के अंदर आखिरी वीडियो है HTML वाली, यानी कि नाउ व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, अब HTML हो गया, नेक्स्ट क्या करना है, तो उसमें मैंने बताया हुआ है CSS क्या चीज़ है, यानी कि स्टाइलिंग क्या होती है। ठीक है, थोड़ा सा बताया हुआ है, तो अगर आपने और डिटेल में समझना है तो आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आईडी और क्लास क्यों यूज होता है, स्टाइल करने के लिए, एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए, टैग को स्टाइल करने के लिए। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि मैंने आपको पैसे देने हैं तो मैं कैसे दूंगा, आप तक पहुंचूंगा। ओके, आप तक पहुंचूंगा, तो आप तक मैं किस तरह पहुंच सकता हूँ, मुझे आपको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, आप तक बस मुझे पहुंचना है किसी भी तरीके से। ठीक है, तो अगर इन चीज़ों को स्टाइल करना है, इसका कलर ग्रीन करना है या ब्लू करना है या येलो करना है, इसका ग्रीन करना है, ब्लू करना है या येलो करना है, तो इस तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तक पहुंच सकते हैं हम इन चीज़ों का यूज़ करके। ठीक है, अगर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, अभी मैं ये आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि हाँ, मैं वाकई ये बात सच्ची कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। CSS का मैं अलग क्रैश कोर्स रखूंगा। तो अब मिसाल के तौर पे अगर मुझे इसे कुछ करना है तो मैं यहाँ से क्लास पकड़ लेता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ कलर। ओके, अब मिसाल के तौर पे मुझे इसे कुछ करना है, इन दोनों का कलर मुझे करना है ग्रीन। तो मैं यहाँ पे क्लास पकड़ी, क्योंकि इन दोनों की क्लास का नाम सेम है, बल्कि और यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को करना है तो मैं इन दोनों को पकड़ लूंगा माय नेम, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कलर ग्रीन। दोनों का कलर क्या होगा, ग्रीन हो गया। ठीक है, बट अगर मुझे सिर्फ इसी का ग्रीन करना है और इसका येलो करना है तो मैं क्या करूंगा, आतिफ, आसिम, इसका येलो होगा, इसका ग्रीन होगा। ठीक है, अब मैंने क्यों किया, मैंने आईडी क्यों लिखी। ठीक है, मैंने ये क्यों लिखा, अब देख लें आईडी और क्लास में डिफरेंस क्या होता है। एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर एक ही नाम से एक से ज़्यादा क्लासेस हो सकती हैं। मिसाल मैंने क्या दी, इन दोनों के नाम एक ही रख दिया है। देखें, इस क्लास का नाम भी माय नेम है, इस क्लास का नाम भी माय नेम है, लेकिन एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर आईडी एक नाम से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, आपका शनाख्ती कार्ड अलग है, दूसरे पर्सन का शनाख्ती कार्ड अलग है, मेरा शनाख्ती कार्ड अलग है, दूसरे पर्सन का शनाख्ती कार्ड अलग है, हर किसी का शनाख्ती कार्ड। एटीएम कार्ड का नंबर डिफरेंट, एटीएम कार्ड मुझे बता रहा है कि मेरा एटीएम कार्ड है। ठीक है, एटीएम कार्ड डालते हैं तो नाम लिखा आ जाता है आतिफ वासिम, या आतिफ वासिम का एटीएम कार्ड है। ठीक है, तो आईडी डिफरेंट होती है, आप इस तरह समझें। ठीक है, तो आईडी डिफरेंट है और क्लासेस में एक से ज़्यादा एक नाम दिया जा सकता है, बट आईडी में नहीं दिया जा सकता। आईडी यूनिक होनी चाहिए। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा मैंने आपको अभी बताया कि हम स्पेसिफिक चीज़ को कलर कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक चीज़ पे स्टाइलिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पे अगर स्टाइलिंग करनी थी तो मैंने इसके आईडी को पकड़ा। ठीक है, अब इस पे अगर स्टाइलिंग करनी थी तो मैंने इसके आईडी को पकड़ा। ठीक है, अगर एक पुलिस वाले ने एक मुजरिम को पकड़ना है तो उसके शनाख्ती कार्ड से पकड़ेगा ना कि हाँ, ये बंदा है कौन। ठीक है, तो मैं बस आपको एक रियल वर्ड से बस आपको मैं एक कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ कि आईडी क्या है और क्लास क्या है। अब मैं क्या करवाता हूँ, अब मैं करवाने वाला हूँ आपको फॉर्म टैग के, अब HTML फॉर्म किस तरह बना सकते हैं। ओके, तो फॉर्म टैग मैं करवाने वाला हूँ आपको। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ सेव, और मैं आपको करवाता हूँ फॉर्म टैग। तो फॉर्म टैग के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या आती है, फॉर्म टैग के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है, यानी कि मैं बता रहा हूँ फॉर्म किस तरह बनता है। फॉर्म के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है फॉर्म। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर्म, ये फॉर्म बन गया। ठीक है, जिस तरह टेबल बनाने के लिए टेबल एलिमेंट का सबसे पहले यूज होता था, इस तरह फॉर्म बनाने के लिए भी फॉर्म एलिमेंट का यानी टैग का यूज होता है। अब क्या मैं बताने वाला हूँ, अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपने फॉर्म बनाना है तो वो बनेगा इनपुट टैग से। किस टैग से, इनपुट टैग से बनेगा। ठीक है, अब इनपुट टैग के अंदर कई टाइप्स होती हैं। मिसाल के तौर पे मैंने तो कह दिया कि हाँ, चलिए मैं आपको भी दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट टैग, टाइप लिखा हुआ आ गया, इसको मैं भी हटा देता हूँ।
फॉर्म टैग लिखा सबसे पहले मैंने, फॉर्म टैग के अंदर मैंने लिखा इनपुट टैग, रिफ्रेश किया, सी आपको अगर नजर आ रहा हो तो ये आ गया। अगर मैं यहाँ पे एक और लिखता हूँ, 3 लिख देता हूँ, C3 आ गए। कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे भी कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। बट बाद में क्या आपको करना चाह रहा हूँ कि टाइप्स होती हैं, ठीक है। अगर आपने कभी फॉर्म देखा हो तो पासवर्ड जब डाला जाता है तो पासवर्ड में नाम नहीं आ रहा था, डॉट आ रहे थे, डॉट आ रहे थे, ठीक है। और किसी फॉर्म में आप डेट भी डाल सकते हैं और बटन भी होता है। टैग्स इनपुट ही होते हैं सारे, लेकिन उनके टाइप्स डिफरेंट होती हैं, ठीक है। इंसान सारे ही हैं लेकिन इंसान के टाइप डिफरेंट है, कोई अच्छा इंसान है, कोई बुरा इंसान है, कोई दरमियाना इंसान है, अच्छा भी है और बुरा भी है, ठीक है। तो इसमें भी टाइप्स होती हैं। और टाइप कौन कौन सी होती है, इंपॉर्टेंट टाइप बताऊंगा। सबसे पहले टाइप होती है टाइप टेक्स्ट। टाइप टेक्स्ट, ये टाइप किस लिए यूज होती है, कुछ भी डाल सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। ये टाइप टेक्स्ट होती है, ठीक है, आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये किस लिए यूज होती है, ये यूज होती है, आपने कभी देखा हो कह रहे होते प्लीज एंटर योर यूजर नेम, तो ये यूजर नेम डालने के लिए या फर्स्ट नेम डालने के लिए या लास्ट नेम डालने के लिए यूज होती है, ठीक है। दूसरी टाइप है टाइप पासवर्ड। सी ये टाइप टेक्स्ट थी, ये टाइप पासवर्ड थी। देखा यहाँ पे डॉट आ रहे हैं, डॉट आ रहे हैं, डॉट आ रहे हैं, ठीक है, टाइप पासवर्ड है। ये ब्राउजर को भी पता लग गया कि टाइप पासवर्ड काम कर रही है। इसमें रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, टाइप पासवर्ड काम कर रही है। ओके, सो नाउ अब टाइप टेक्स्ट भी बता दी, टाइप पासवर्ड भी बता दी। तीसरी टाइप है टाइप ईमेल। कभी हमने देखा और लिखा था टाइप योर ईमेल, तो यहां पे लिख रहे हैं टाइप ईमेल, ठीक है, टाइप ईमेल। अब आप सोच रहे होंगे इसमें और इसमें क्या फर्क है। अभी आपको फर्क पता लग जाएगा, आप टेंशन ना लें। अब आपने भी अभी नोटिस किया कि यहाँ पे ये लाल लाल निशान आ रहा है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे डाल दिया, जो मिसाल के तौर पर मैं डालता हूँ आतिफ आसिम, ठीक है, ये कोई ईमेल थोड़ी होती है। @gmail.com, @yahoo.com, किसी और कंपनी का .com, ठीक है। तो पूरी जीमेल डालें, इसलिए लाल निशान आ रहा है कि पूरी ईमेल डालें, आप पूरी ईमेल डालें। तो मैंने लिखा, अभी भी लाल निशान आ रहा है, पूरी ईमेल डालें, ठीक है। प्लीज एंटर एन ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पर yahoo.com, ठीक है। अब कोई इशू नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। तो ये होता है टाइप ईमेल, ठीक है। यहाँ पे कोई इशू नहीं आ रहा, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं डाला, टाइप टेक्स्ट सिंपल होता है, टाइप ईमेल में इशू आ जाता है, ठीक है। तो अगर हमने किसी से ईमेल डलवानी है तो टाइप ईमेल का आप यूज करें, टाइप ईमेल का, ताकि ब्राउजर को भी पता लग सके कि हाँ ये टाइप ईमेल है। नाउ अब मैं आपको करवाने वाला हूँ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होता है मैं आपको बताऊँ, मैं आपको करके दिखाऊंगा, आपको पता लग जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा प्लेस होल्डर, मैंने यहाँ पे लिखा एंटर योर यूजर नेम, देखिए यहाँ एंटर योर यूजर नेम आ गया। मैं यहाँ पे लिखूंगा आतिफ, तो साथ ही मिट जाएगा वो, ठीक है, आतिफ लिखूंगा साथ ही मिट जाएगा, ठीक है। अब आप सोचें कि दूसरे में क्या आना चाहिए था। दूसरे में मैं लिख सकता हूँ पासवर्ड है, तो टाइप योर पासवर्ड, और आखिरी वाला योर ईमेल। कुछ भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। सी यहाँ पे ये आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ब्रेक टैग, जो कि लाइन ब्रेक कर देता था, ये ब्रेक टैग मैंने लगा दी, इधर भी ब्रेक टैग लगा दिया, तो इसके बाद वाली लाइन ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। ये लाइन ब्रेक कर दिए, नीचे आ गए, ठीक है। अब जिस टैग के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिस टाइप के बारे में बताने वाला हूँ वो है, मैंने यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट टाइप सबमिट। सबमिट टाइप से क्या होता है, सी सबमिट का बटन आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सबमिट क्यूरी, ठीक है। सबमिट की यहाँ पे देखें, मैं इसे क्लिक करूंगा तो पेज रिफ्रेश करेगा, सी ये पेज रिफ्रेश कर रहा है, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो पेज रिफ्रेश करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्लिक करने का मतलब है कि आपकी जो चीजें हैं, ये नाम, टाइप, पासवर्ड और ईमेल, ये किसी सर्वर में जाके सेव हो रही हैं, ठीक है। अभी तो नहीं हो रही, आपको वो भी आपको खुद कोड लिखना पड़ेगा उसका, वो जो PHP को यूज करते हुए लिखा जा सकता है, ठीक है, या जावास्क्रिप्ट को यूज करके करते हुए लिखा जा सकता है। तो ये कहाँ जाके सेव हो रही है, सर्वर के पास जाके सेव,
सबमिट का मतलब ये होता है कि सबमिट हो रही है, ठीक है। सो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया इनपुट टैग टाइप के बारे में। अब जो है मैं बताने वाला हूँ वो है इनपुट टाइप बटन, और इसकी मैं वैल्यू दूंगा। अच्छा, इसकी वैल्यू देने का मतलब ये है कि बटन का नाम क्या आ रहा हो, इसकी वैल्यू में मतलब ये है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल, ये देखें सबमिट क्यूरी लिखा आ रहा है, ठीक है। दूसरे ब्राउजर में सबमिट लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। यानी कि अलग अलग ब्राउजर में सबमिट टाइप सबमिट के अंदर जो नेम लिखा हुआ आ रहा होता है वो अलग अलग लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है। तो वैल्यू दे देनी चाहिए ताकि जो हम चाह रहे हैं वैल्यू, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे ऊपर जाऊँ और रिफ्रेश करूँगा तो सबमिट लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ वैल्यू देता हूँ, अब देखें यहाँ पे खाली आ रहा है, ठीक है। कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ, वैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे दे देता हूँ सेंड, ठीक है। इसे करता हूँ रिफ्रेश, यहाँ पे सेंड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब बटन में और सबमिट बटन है, ये सिंपल वाला बटन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सबमिट बटन है, देखें सबमिट लिखा हुआ आ रहा है और ये सिंपल वाला बटन है। तो सबमिट बटन पेज रिफ्रेश करता है, देखिएगा, ये देखें, ये देखें। लेकिन सेंड बटन पेज रिफ्रेश नहीं करता, ठीक है। सो अगर आपने कोई डाटा सबमिट करवाना हो ना, जैसे कि आप चाह रहे हैं यूज़र आए मेरी वेबसाइट में और डाटा सबमिट करे, ठीक, अपना नाम डाले, यूज़र नेम डाले, ईमेल डाले या कॉन्टैक्ट फॉर्म जो होता है, तो आपने सबमिट का यूज़ करना है, टाइप सबमिट का। एक बात का ख्याल रखिएगा, टाइप सबमिट का यूज़ करना है, ओके। और जब आपने जावास्क्रिप्ट वगैरह से काम करवाना हो तो टाइप बटन का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ एक और टैग मैं आपको बताने वाला हूँ, वो इनपुट टैग ही है लेकिन उसकी टाइप डिफरेंट है। इनपुट लिखता हूँ, यहाँ पे टाइप आना डेट, यहाँ पे जाके इसे करता हूँ रिफ्रेश, तो यहाँ से आप डेट डाल सकते हैं, ठीक है। इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, यहाँ से आपने कोई डेट चूज करनी है, 17, 18, 14, 16, 17, 18, और यहाँ से आपने चूज करना है मंथ, और यहाँ से आपने ईयर, ठीक है। ये देखें ईयर चूज किया जा रहा है, ये ईयर में चूज कर दिया। उसके बाद सितंबर चूज कर लिया, उसके बाद मैंने 12 चूज कर लिया, ठीक है। ये डेट मेरी चूज हो गई। अब टाइम की मैं बात कर लेता हूँ। ये क्या, इसका इस चीज़ का मतलब ये है कि जब यूज़र आ रहा है तो कोई ऐसा फॉर्म है कि जिसके अंदर आप उसे डेट भी लेना चाहते हैं तो डेट भी ले सकते हैं। एक और इनपुट टैग टाइप है वो है टाइम। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइम और यहाँ पे जाकर करता हूँ रिफ्रेश। ये वाला जो हिस्सा आ रहा है यार है घंटों का, ये वाला हिस्सा मिनट का, ये वाला हिस्सा एएम का या पीएम का। तो मिसाल के तौर पे मुझे डालना है 3 घंटे 14 मिनट एएम। तो मैं किस तरह डालूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे कीबोर्ड से 3 प्रेस करूंगा, यहाँ पे प्रेस करूंगा 14, और यहाँ पे अगर मैं ए को दबाऊंगा तो एएम आ जाएगा, पी को दबाऊंगा तो पीएम आ जाएगा, ओके। तो इस तरह हम टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो सो अब जिस बारे में मैं बताने वाला हूँ, जिस टाइप के बारे में, उससे पहले मैं आपको एक टैग करवाना चाहता हूँ, वो है लेबल टैग, ओके। लेबल टैग क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ। इन चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं, क्योंकि मैं चीज़ें आपको बता दी, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, ओके। लेबल टैग क्या करता है, अभी मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट किस तरह करना है, आपने कंट्रोल दबाना है +/, ओके। शिफ्ट वाले बटन के साथ होती है, लैपटॉप की मैं बात कर रहा हूँ। और कीबोर्ड में भी शिफ्ट वाला बटन जो एंटर के नीचे होता है उसके साथ होती है। कंट्रोल दबा के, यानी कि कंट्रोल दबा के रखना है और फिर // को दबाना है, तो कमेंट आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इस कोड का यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है, ओके। बस ये कोड लिखा हुआ है नजर आ रहा है, इसका लेना देना कुछ नहीं है, इसी को कहते हैं कमेंट। अच्छा, लेबल टैग क्या करता है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ आ रहा है एक फील्ड, एक इनपुट फील्ड आ रही है, यानी कि एक इनपुट टैग आ रहा है, ठीक है। इसे कहते हैं फील्ड, ईमेल फील्ड, टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड फील्ड, ठीक है। इसको कहते हैं फील्ड,
बोतल का एक टैग होता है, बोतल का एक लेबल होता है, लेबल, टैग मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है। इसी तरह फ़ोन का एक लेबल होता है, इसी तरह चीज़ों का लेबल होता है जो चीज़ों को बताता है, यानी कि ये लेज़ का लेबल होता है, ठीक है। यानी कि कहते हैं ना कि लेबल लगा हुआ है, मीन्स के लेबल, या इस केस में लेबल टैग का काम करता है, इस केस में लेबल टैग बताता है कि ये फ़ील्ड किस चीज़ की है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेबल। सी, यहाँ पे लेबल आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर नेम, लिख कुछ भी सकते हैं, ओके। मैं यहाँ पे इसे करता हूँ सेव करता हूँ और इसे मैं करता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। यहाँ पे पता लग गया कि ये फील्ड यूजर नेम की है। अब मैं इसे भी हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ लेबल। अच्छा, ये लेबल मैंने लिख दिया। ये वाली फील्ड किस चीज़ की है? ये है पासवर्ड की। लिख कुछ भी सकते हैं, लेकिन पासवर्ड की फील्ड है तो यूजर को बताना है कि ये पासवर्ड है, हमें पासवर्ड डालना है, ठीक है। ओके, ये फील्ड ये वाली आ गई और फील्ड पासवर्ड की आ गई, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी ब्रेक टैग लगा सकते हैं, इसे ऑसम बना सकते हैं। सी, ओके। अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखें, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तब ही काम कर रहा है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। अब अगर मैं कुछ दबाऊँ तो काम नहीं कर रहा। अगर मैं इस पे फोकस करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, फिर ये काम कर रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस पे क्लिक करने के बजाय अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, इस पे, तब भी ये काम करे? हो सकता है। 4 एट्रीब्यूट एक लेबल के अंदर आता है, वो यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 और यहाँ पे लिखना आईडी। किस चीज की आईडी? उस चीज की आईडी जिस पे फोकस करवाना है, ठीक है। यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि इस पे क्लिक हो, अगर यानी कि इस पे क्लिक हो तो इस पे फोकस हो, ठीक है। तो इस चीज की आईडी देनी पड़ेगी। यहाँ पे तो आईडी कोई है नहीं, तो आईडी एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दे देता हूँ, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ यूजर, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो इसी को मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूजर, ओके जी। इसे करता हूँ मैं रिफ्रेश। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, देखें फोकस हो रहा है। इस पे क्लिक नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ इस पे क्लिक, सी, ओके, ये फोकस जा रहा है, ठीक है। इस पे क्लिक करूँ तो कुछ नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 4 एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा। किस पे क्लिक हो तो ये फोकस होना चाहिए? इसको मैं नाम देता हूँ पास का, आईडी पे, ठीक है। आईडी पे यानी कि फोकस होना चाहिए, ठीक है। आपने यहाँ पे वो चीज़ लिखनी है जहाँ पे जिस पे फोकस करवाना है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे क्लिक करूँगा, फोकस होगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि इस पे क्लिक हो और फोकस ये करे, काम पुट्ठा होने लगा हूँ, पंजाबी में कहते हैं काम हुन पुट्ठा होने लगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ यूजर आईडी दे दूंगा, ठीक है। यानी कि इस पे क्लिक हो तो यूजर पे फोकस हो, यहाँ पे इस आईडी पे फोकस हो, इस आईडी वाले टैग पे फोकस हो, सी फोकस उस पे जा रहा है, ठीक है। लेकिन इनको सेंस नहीं बनती तो मैं यहाँ पे पास ही लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया पास, ओके, लेबल टैग भी हो गया। इसके बाद मैं करवाने वाला हूँ इनपुट टैग टाइप चेकबॉक्स। इनपुट टाइप चेकबॉक्स, सी, ये चेकबॉक्स आ गया, ओके। एक और लिख देता हूँ यहाँ पे चेकबॉक्स। 3 लिख दी मैंने, 3, ओके, 3 लिख दिए मैंने और फिर रिफ्रेश करूंगा तो 3 आ गए। लेकिन यूजर को कैसे पता लगेगा किस चीज़ का चेक बॉक्स है? देखिए चेक तो हो रहा है, ये देखें चेक हो रहा है, ठीक है, ये चेक हो रहा है, ठीक है। काफ़ी छोटा आ रहा है, ये 100 है, 100 के लिहाज से काफ़ी छोटा आ रहा है। लेकिन अगर आप देखें गौर से तो ये देखें ये चेक हो रहा है, ठीक है, ठीक है। लेकिन यूजर को भी बताना ना कि ये चीज़ किस चीज़ की है, ये चेक बॉक्स किस चीज़ का है, ये चेक बॉक्स किस चीज़ का है, ये चेक बॉक्स किस चीज़ का है। तो वही टैग, लेबल टैग यूज़ होगा। मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ भी पेस्ट, यहाँ भी पेस्ट, ब्रेक टैग हटा देता हूँ मैं, ठीक है, ओके। मैं कह देता हूँ ये है जावास्क्रिप्ट का, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मैं नाम लिख रहा हूँ, पाइथन का, और ये है रूबी का, ओके। इसे मैं क्या करूँ रिफ्रेश, सी। अब यूजर को कम से कम पता लग जाएगा कि हाँ, अगर मैं इस पे चेक कर रहा हूँ, इसको मैं पहले हटा देता हूँ, तो यहाँ पे यानी कि जावास्क्रिप्ट पे मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पाइथन पे चेक कर रहा हूँ, यानी कि यूजर को पता लग रहा है कि हाँ। अब यहाँ पे मैं किस तरह काम करवा सकता हूँ? मैं काम करवा सकता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ पी टैग,
अब देखिए विच टाइप ऑफ लैंग्वेज डू यू नो, मैंने कह दिया मुझे जावास्क्रिप्ट भी आती है, पाइथन भी आती है, रूबी भी आती है, ठीक है। हालांकि रूबी नहीं आती मुझे, पाइथन ही आती है और जावास्क्रिप्ट ही आती है, लेकिन मैंने यहाँ पे वैसे टिक कर दिया, ठीक है। बट कितना कमाल का होगा अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये चेक हो जाए। अभी क्लिक करूँ तो पासवर्ड फोकस हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आईडी किसकी लगी हुई है, इसकी लगी हुई है, ठीक है। लेकिन इसे चेंज कर दूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ JS और यहाँ पे आईडी डाल देता हूँ JS, ओके। यहाँ पे लिख देता हूँ PY यानी कि पाइथन और यहाँ पे आईडी डाल देता हूँ PY, ओके। और नीचे वाले में मैं क्या लिखता हूँ, नीचे वाले में लिखता हूँ मैं, नीचे वाले में मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेबल पे लिखता हूँ RB यानी कि रूबी और यहाँ पे RB, ठीक है। इसको मैं करता हूँ सेव और इसे मैं करता हूँ रिफ्रेश। अब इसे मैं करता हूँ दोबारा से, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें फोकस हो रहा है, सी इस पे ओवर करूँ तो फोकस हो रहा है, ओके। इस पे क्लिक करने से ही हो रहा है, इस पे जाके मुझे क्लिक नहीं करना पड़ा, सिर्फ इस पे क्लिक करने से ही हो रहा है, ठीक है। बाज़ औक़ात यूज़र जल्दी जल्दी में होता है, ठीक है, तो इससे ऐसा कर रहा होता है, ऐसा कर रहा होता है तो काम नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो बस वो इस पे क्लिक करे तो सिंपल सा ये हो जाए, ठीक है। उसकी आसानी के लिए ये काम किया जा रहा है, ओके। उसके बाद जिस टैग के बारे में मैं बताने वाला हूँ वो है रेडियो, ठीक है। रेडियो चेक बॉक्स में फ़र्क होता है। इस चेक बॉक्स को फिलहाल के लिए मैं कर देता हूँ ख़त्म, ठीक है। इसको भी ख़त्म और इसको भी ख़त्म, ठीक है। सो इसे रिफ्रेश किया तो ये रूबी और ये लेबल टैग ही आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अच्छा मैं इसी को मैं यूज़ में ले आता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेडियो और रेडियो और ये रेडियो पे लिखना है, जैसे कि जैसा मैं नाम लिख रहा हूँ, ये कीवर्ड है, इसको इसी तरह लिखना है आपने रेडियो, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे रेडियो आ गया, ठीक है। रेडियो चेक बॉक्स में क्या फ़र्क होता है, आप मेरी बात ज़रा गौर से सुने। रेडियो और चेक बॉक्स में फ़र्क ये होता है कि चेक बॉक्स में आप जितने मर्जी टिक कर सकते हैं, ठीक है। ये भी टिक कर दिया, ये भी टिक कर दिया, ये भी टिक कर दिया, ठीक है। जैसे कि MCQs होते हैं, MCQs में एक्चुअली रेडियो यूज़ होता है, लेकिन कोई भी ऐसा क्विज़ हो गया, क्विज़ के अलावा भी कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें आप चेक कर सकें, यानी कि एक से ज़्यादा चेक्स कर सकें, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं चेक बॉक्स। लेकिन रेडियो बटन का कंसेप्ट ये है कि आप सिर्फ एक ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रेडियो बटन का मकसद ही ये होता है कि आप सिर्फ एक ही सिलेक्ट करें, कि आप सिर्फ एक ही सिलेक्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस कंसेप्ट के मुताबिक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेल और यहाँ पे फीमेल और यहाँ मैं इसको हटा देता हूँ, बल्कि इसको लिखा रहने देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ CS और यहाँ पे भी CS यानी कि कस्टम फीमेल फीमेल मेल मेल, ठीक है। अब मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश, इस पर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, लेकिन रेडियो बटन का कंसेप्ट ये नहीं है, ठीक है। आप मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, कस्टम हो सकते हैं, ठीक है, तीनों नहीं हो सकते। अब रेडियो बटन का कंसेप्ट क्या है, सिलेक्ट कोई एक चीज़ हो, ठीक। जहाँ पे आप चाहते हैं कि यूज़र कोई एक चीज़ सेलेक्ट करे, तो वहाँ पे आप रेडियो बटन दें। जहाँ पे आप चाहते हैं एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सके, जैसे कि मैं एक लैंग्वेज, ज़रूरी नहीं है कि बंदा एक लैंग्वेज ही जाने, एक से ज़्यादा जान सकता है, ठीक है। जैसे कि आप HTML भी सीखेंगे, फिर CSS सीखेंगे, ये भी लैंग्वेज है, HTML भी लैंग्वेज है, CSS भी लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट भी लैंग्वेज है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करना पड़ता है, रेडियो बटन में एक काम करना पड़ता है, और चेक बॉक्स में नहीं करना पड़ता, बट रेडियो बटन में करना पड़ता है। यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट आ रहा है, ठीक है। हमने इसका इसका और इसका, यानी कि जितने रेडियो बटन यूज़ कर रहे हैं हम एक फॉर्म के अंदर, ठीक है, वहाँ पे हमने नेम सेम देना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ जेंडर, नेम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने इसके मुताबिक जेंडर दे दिया नेम, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज सिलेक्ट योर जेंडर, इस पे क्लिक करूंगा तो इस पे हो रहा है, इस पे क्लिक करूंगा अब इस पे नहीं हो रहा है, इस पे हो रहा है, इस पे क्लिक करूंगा अब इस पे नहीं हो रहा, इस पे हो रहा है, ठीक है। तो रेडियो बटन इसलिए यूज होता है। अब मैं कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ, तो मेक श्योर कि आप वो एट्रीब्यूट्स भी अच्छे से सीख लें। इन चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, बटन को मैं रहने देता हूँ, और पासवर्ड की भी मुझे ज़रूरत होगी, ठीक है। सो
मैं स्टार्ट करता हूँ रीड ओनली से। रीड ओनली एट्रीब्यूट क्या करता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ रीड ओनली, इसको मैंने अभी सेव नहीं किया, देखिए यहाँ पे डॉट आ रहा है, इसको मैंने अभी सेव नहीं किया, ठीक है। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी देखिए मैं लिख पा रहा हूँ, मैं राइट भी कर पा रहा हूँ, लेकिन रीड ओनली एट्रीब्यूट लिखा है, मैंने सेव किया, इसे मैंने किया रिफ्रेश। अब देखिए मैं कुछ लिख नहीं पा रहा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक भी करता हूँ तो क्लिक भी नहीं हो पा रहा, ठीक। इसके ऊपर क्लिक हो पा रहा है लेकिन इसके ऊपर नहीं हो पा रहा, क्यों? क्योंकि ये रीड ओनली हो गया, ठीक है। इस पर राइट नहीं कर सकते आप, ठीक है। एक होता है डिसेबल, डिसेबल्ड सी, डिसेबल्ड भी पे भी हम राइट नहीं कर सकते, लेकिन रीड ओनली डिसेबल में डिफरेंस है। इसकी एग्जांपल किस तरह दे सकता हूं मैं आपको। एक होता है इंसान जिंदा लेकिन बीमार होता है, लेकिन जिंदा है, वो जिंदा है, बीमार है वो, ठीक है। लेकिन जिंदा है बट बीमार है, जिंदा है लेकिन बीमार है, वो इंसान आप समझ लें रीड ओनली है, ठीक है। यानी कि इसका काम है फोरम के अंदर, इसका काम है ये जो डिसेबल्ड है, खैर रीड ओनली का काम है फोरम के अंदर, ठीक है। पीएचपी जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा, जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि काम है, ठीक है। बीमार जरूर है लेकिन जिंदा है, काम है। बट डिसेबल्ड क्या होता है? इंसान मर चुका है, ठीक है। अब वो मर चुका हुआ है, उसकी रूह नहीं है जिस्म में, ठीक है। वो मर चुका हुआ है, अल्लाह ताला ने उसकी रूह जिस्म से निकाल ली है, ओके। तो डिसेबल भी यही होता है फोरम के अंदर, कि ये नज़र तो आ रहा है लेकिन इसका काम कुम कुछ नहीं है, बस ये नज़र ही आ रहा है, ठीक है। इसका काम कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये डिसेबल और रीड ओनली में फर्क होता है। एक होता है ऑटो फोकस। ऑटो फोकस क्या काम करता है? अब देखिए मैं इस पे एंटर करता हूँ, अभी किसी पे फोकस नहीं हो रहा है। इस पे क्लिक किया मैंने, अब देखिए फोकस हो रहा है, आपको लाइन नजर आ रही है ब्लिंक होती हुई, ठीक है। फोकस हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं रिफ्रेश करूँ ऑटोमेटिकली फोकस हो जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए जिस जिस इनपुट फील्ड पे मैंने आपको कहा था ना टेक्स्ट फील्ड होती है, ईमेल फील्ड होती है, ये कौन सी फील्ड है? ये है टेक्स्ट फील्ड। ये कौन सी फील्ड है? ये है पासवर्ड फील्ड। तो जिस पे करवाना है वहां पे लिखना है ऑटो फोकस। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ नहीं करवा के मैंने यहाँ करवाना है, ठीक है। मैंने यहाँ करवाना है, मैंने इसको ऑटो फोकस नहीं करवाना, हालांकि करवाना तो इसे चाहिए। रिफ्रेश करता हूँ तो देखें ऑटोमेटिकली फोकस आ रहा है, मैंने कोई क्लिक नहीं किया, लेकिन करवाना इसे चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब अगर कोई आपकी वेबसाइट खोल रहा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फोकस आ जाए, ठीक है। उसे क्लिक ना करना पड़े, ठीक है। यहाँ पे क्यों नहीं करवाना चाहिए? क्योंकि पहले यूजर ने डालना चाहेगा, यूजर पासवर्ड थोड़ी डालना चाहेगा, ठीक है। ये हो गया ऑटो फोकस। उसके बाद मैं आपको करवाने वाला हूं एक एट्रीब्यूट जिसका नाम है मेथड, ओके। एक एट्रीब्यूट जिसका नाम है मेथड। देखिए मेथड दो किस्म के होते हैं, एक होता है गेट, बिगिनर्स की मैं बात करूं, एक होता है पोस्ट। गेट और पोस्ट दो किस्म के मेथड होते हैं, ठीक है। गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस है वो मैं डिफरेंस आपको अभी दिखा देता हूं, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ नेम, आतिफ, यहाँ कुछ भी नेम लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, और यहाँ मैं लिख देता हूँ नेम पासवर्ड। यहाँ मैं लिखता हूँ गेट, आई थिंक सो। यहाँ पे सबमिट का बटन आना है, क्योंकि सबमिट, जब आपने फॉर्म सबमिट करवाना हो तो सब सबमिट टाइप यूज करें आप। इसको मैं डोंट सेव कर देता हूँ। सी गेट में क्या होता है कि जब आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, जब आप फॉर्म सबमिट करवाते हैं, ठीक है, तो आपने जो भी लिखा होता है वो यहाँ आ जाता है। देखें यहाँ पे आ रहा है, देखें यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाता है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई कि नेम एट्रीब्यूट मैंने क्यों लिखा, तो इसको भी ना समझे, यानी कि मैं इसमें आपको नेम एट्रीब्यूट में ये इसलिए लिख के दिखाया है ताकि मैं आपको गेट समझा सकूं, कि जब हम गेट मेथड का यूज करते हुए सबमिट करते हैं तो ऊपर लिखा हुआ आ जाता है जो भी डाटा जो कि यूजर ने सबमिट किया होता है। इसी वजह से गेट मेथड सिक्योर नहीं है, ओके। गेट मेथड सिक्योर नहीं है, ठीक है। आपके साथ कोई बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे तो ये इस तरह नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पासवर्ड नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ आतिफ, ठीक है, आतिफ तो आपको नजर आ रहा है। अब मैं पासवर्ड डालता हूँ
अब आप बताएं मैंने क्या पासवर्ड डाला है? नहीं पता होगा, कमेंट करके बताएं क्या डाला है, कमेंट करके बताएं मुझे क्या डाला है, गैस ही कर लें, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि मैंने क्या पासवर्ड डाला है, लेकिन जब मैं सबमिट करूंगा तो मैंने पासवर्ड डाला लैपटॉप, ठीक है। यहाँ पे डॉट आ रहे थे लेकिन यहाँ पे पासवर्ड आ गया। तो अगर आपके साथ भी बैठा हो तो आप चाहेंगे किसी को पासवर्ड का पता लगे? तो क्या ये अच्छी चीज़ है कि आप एक वेबसाइट बना रहे हैं और यूज़र को एक ऐसा फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, जब वो क्लिक करे तो ऊपर सारा डाटा आ जाए? नहीं, नहीं, अच्छी चीज़ नहीं है ये, ठीक है। यानी कि आप नहीं चाहेंगे कि यूज़र का डाटा किसी को पता लगे, तो इसलिए पोस्ट मेथड का यूज़ करना है। पोस्ट मेथड ज़्यादा सिक्योर है। कैसे सिक्योर है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। आतिफ, यहाँ पे मैं पासवर्ड डालता हूँ। अब देखिए मैंने कोई पासवर्ड डाला है, हालांकि लैपटॉप भी डाला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं आया। हालांकि डाला लैपटॉप ही, मैंने आपको खुद ही बता दी है, लेकिन यहाँ पे ना नेम, ना आतिफ आया नेम करके, ना पासवर्ड करके पासवर्ड आया। इसलिए पोस्ट मेथड ज़्यादा सिक्योर है। तो एक बात का ख्याल करना है कि अगर आप कोई फॉर्म बना रहे हैं और किसी का डाटा सबमिट होना है, किसी को इस तरह का फॉर्म है जिसमें सबमिशन जानी है, सब कोई डाटा सबमिट होना है, तो वहाँ पे आपने पोस्ट का यूज़ करना है, पोस्ट का, ओके, पोस्ट मेथड का यूज़ करना है। एक और बात, अगर मैं यहाँ पे मेथड नहीं लिखता और इसे रिफ्रेश कर देता हूँ, तो डिफ़ॉल्ट जो होता है वो होता है गेट मेथड, ठीक है। अब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर, यहाँ पे करता हूँ आतिफ और यहाँ पे करता हूँ लैपटॉप, पता नहीं क्या लिखा है मैंने। अब देखिए मैंने यहाँ पे मिटाया हुआ था, लो पता नहीं क्या लिखा है, तो यहाँ मैंने मिटाया हुआ था और यहाँ पे मैंने मेथड नहीं लिखा हुआ था, सेव भी किया हुआ था, लेकिन डिफ़ॉल्ट क्या होता है, गेट मेथड होता है। एक और बात सुन लें, जब पेज रिफ्रेश होता है, पहली दफ़ा जब पेज रिफ्रेश होता है, देखें पहली दफ़ा जब पेज रिफ्रेश हुआ, ये मैंने एंटर किया तो गेट रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, गेट रिक्वेस्ट जाती है और फिर हमारा वेब पेज आता है। गेट रिक्वेस्ट पे काम हो रहा होता है जब पहली दफ़ा पेज रिफ्रेश होता है, ठीक है। अब भी अगर रिफ्रेश हुआ तब भी गेट रिक्वेस्ट ही गई है। देखें रिफ्रेश हुआ, ये यहाँ पे देखिएगा, पहले यहाँ पे देखें ना, ओके, अब यहाँ पे देखें रिफ्रेश हुआ पेज, तो गेट रिक्वेस्ट किया, कैसे पता लगा, यहाँ से पता लगा, ओके। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूं, पोस्ट, तो इसे सबसे पहले तो मैं हटा देता हूँ, इसे मैं इस तरह कर देता हूँ। अब मैंने पहली दफ़ा इसे एंटर किया तो गेट रिक्वेस्ट गई है, ठीक है। अब मैं दोबारा सबमिट करूँगा, रिफ्रेश हुआ ही देखें, लेकिन इस दफ़ा पोस्ट रिक्वेस्ट की है। तो पोस्ट और मेथड में और गेट मेथड में ये फ़र्क होता है, ठीक है। एक होता है एक्शन, कि जब आप सबमिट पे क्लिक करें तो किस किस पेज पे एक्शन होना चाहिए, ठीक है। बस इतना सुन लें कि जब सबमिट पे क्लिक करें, यहाँ पे जब क्लिक करें तो किस पेज पे एक्शन होना चाहिए। मैं कहता हूँ पेज के अंदर जाओ, पेज के अंदर जाओ और यहाँ पे एक a.html की फाइल है, a.html की फाइल है, ठीक है, और सी। अब आप सोच रहे होंगे यार ये एंकर टैग से भी तो हो सकता है, फोरम का क्या फ़ायदा? फोरम का फ़ायदा ये है कि आप, बस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि फोरम का फ़ायदा क्या है, ठीक है। डिटेल में आप पढ़ेंगे पीएचपी में, पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें आप पढ़ेंगे डिटेल में कि एक्शन उधर क्यों करवाया है। ये वाले पेज में ही, ये वाले पेज में भी करवा सकते हैं, वो वाले पेज में भी करवा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने लिखी आतिफ, ये मैंने लिखा कुछ भी, सबमिट करूँगा तो ये वाले पेज में आ गया, लेकिन हम ये वाले पेज से वो वैल्यूज़ एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि पेज index.html है, जहाँ से सबमिट किया है, अब a.html में आ गया, लेकिन index.html में जो हमने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला था उसको पकड़ सकते हैं, लेकिन यूजिंग PHP, इसलिए मैंने PHP की बात की। अभी ये समझ लें कि एक्शन क्या काम करता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे इसी इसी पेज पे एक्शन करवाए तो कुछ भी ना लिखें, ठीक है, बल्कि इसको ख़त्म ही कर दें, ठीक है। अब जिस एट्रीब्यूट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो है मैक्स लेंथ और मिन लेंथ, ठीक है। इसको मैं करता हूँ एंटर। मैक्स लेंथ और मिन लेंथ क्या काम करता है? मैक्स लेंथ और मिन लेंथ यूज होता है स्ट्रिंग के साथ, स्ट्रिंग के साथ, किसके साथ? स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। ये भी स्ट्रिंग पे काम कर रहा है, ये भी स्ट्रिंग में, नंबर थोड़ी ना है, ये नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग है। आतिफ वासिम आतिफ नंबर होता है, आतिफ स्ट्रिंग है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ मैक्स लेंथ, बल्कि लेबल पे ना आके यहाँ ना इनपुट पे आना, ठीक है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने बस आपको दिखाने के लिए लिखा था, और से ज़्यादा कोई बात नहीं। इससे मैं सेव करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ और मिन लेंथ में क्या फ़र्क होता है? मैक्स लेंथ का मतलब होता है कि इस फील्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इतने
करैक्टर्स हैं। करैक्टर क्या होता है? मेरा नाम आतिफ है, आतिफ के कितने करैक्टर हैं? 4, ATIF। ओके, तो इतने करैक्टर हैं आए। ओके हो गया जी। तो मैं चाहता हूँ 10 करैक्टर आए, लेकिन मिनिमम करैक्टर जो आए वो आए, मिनिमम लेंथ, मिनिमम करैक्टर आए 4। ठीक है, मिनिमम करैक्टर आए 4, इससे कम ना आए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 लिख देता हूँ। ठीक है, 5 लिख देता हूँ। रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश हो गया, रिफ्रेश काम कर रहा है। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब नहीं काम कर रहा। कीबोर्ड पे प्रेस कर रहा हूँ लेकिन मैं काम नहीं कर रहा। ओके जी, तो ये काम किए मैक्स लेंथ है, मिन लेंथ ने ये काम नहीं किया। मिन लेंथ का मतलब है कम से कम 5 करैक्टर आने चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ 5 करैक्टर, ठीक है, तो सबमिट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 करैक्टर, 3 लिखे, ठीक है, तो एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है? एरर देखिएगा जरा, प्लीज यूज एटलीस्ट 5 करैक्टर। ठीक है, एरर आ गया, प्लीज यूज एटलीस्ट 5 करैक्टर। ठीक है, अगर मैं डालता हूँ 4, फिर एरर आए, कम से कम 5 करैक्टर यूज करने हैं, अब काम होगा। इसे कहते हैं फॉरम वैलिडेशन। फॉरम के अंदर फील्ड को वैलिडेट करना। ठीक है, कि यूजर ये ना डाल सके, यूजर वो ना डाल सके, यूजर ऐसा ना कर सके, यूजर वैसा ना कर सके। ठीक है, तो इसको कहते हैं फील्ड वैलिडेशन। आप जितने मर्जी यहाँ पे मेन लेंथ लगा सकते हैं। ठीक है, अब एक एट्रीब्यूट करवाने से पहले आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ मैं। वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि अगर 5 से कम डलें तो नहीं चलेगा, एरर आ जाएगा। अगर 10 से ज़्यादा करने की कोशिश करें तो नहीं की जाएगी। ठीक है, तो अगर कुछ किया ही ना जाए, मिसाल के तौर पे ये एक करैक्टर है, एरर आ रहा है, अगर मैं कुछ भी नहीं लिखता, सी ये काम कर रहा है, ऐसा क्यों? इसको तो कम से कम 5 करने चाहिए थे। ठीक है, इसको इस तरह का एरर दे देना चाहिए था, लेकिन ये नहीं दे रहा। क्योंकि इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए कि अगर यूज़र ने कोई फील्ड खाली छोड़ी है और सबमिट पे क्लिक कर रहा है तो एक एरर मिले, वो उस एट्रीब्यूट का मतलब होता है रिक्वायर्ड कि ये इनपुट फील्ड या ये इनपुट फील्ड जिस पे आप ये एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे वो रिक्वायर्ड है। उस पे आपने कुछ ना कुछ लिखना ही है, अपना यूज़र नेम डालना है, यूज़र नेम के बगैर लॉगिन नहीं होना, यूज़र नेम के बगैर साइन अप नहीं होना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ रिक्वायर्ड। सिर्फ एरर मिला, अब मैंने खाली छोड़ा हुआ है, ये देखें मैं खाली छोड़ा हुआ, प्लीज प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। और वो कह रहा है ये जरूरी है डालना, ये जरूरी है डालना। मैं कुछ भी डाल देता हूँ, अब सबमिट करता हूँ, अब दोबारा एरर मिला। ये एरर किस वजह से मिला? मिन लेंथ की वजह से। कम 5 डाल दिए, ओके हो गया जी। लेकिन यहाँ पे नहीं मिला क्योंकि मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड डाला ही नहीं था, खाली छोड़ा हुआ था। ठीक है, रिक्वायर्ड डालना तो डाल दिया हमने, डालना तो ना डालें आप। ओके हो गया जी। तो ये एट्रीब्यूट्स भी क्लियर हो गए, इसको मैं कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। ओके, ये एट्रीब्यूट्स भी हो गए क्लियर। नाउ इसको मैं मिटा देता हूँ और इसको मैं करता हूँ सेव, और इसको भी मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं करता हूँ सेव। ठीक है, अब इसकी फिलहाल के लिए भी इसकी ज़रूरत नहीं है, और इसको भी मिटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से करता हूँ इसको रिफ्रेश, सारा कुछ खत्म हो गया, ओके हो गया, फाइन हो गया। एक और टैग के बारे में बताने वाला हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, जो जो कि यूज़ होता है, वो है बटन टैग। बटन टैग, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बटन, ये बटन टैग आ गया। इसको मैं सेव करके अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे हल्का सा बटन आ रहा होगा, ये हल्का सा बटन आ रहा है, ये देखिएगा ये। ओके, अगर कुछ लिखना चाहता हूँ मैं इसके अंदर, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ क्लिक हेयर, तो यहाँ पे लिख दूंगा क्लिक हेयर। सी ओके, तो हम इस तरह भी काम कर सकते हैं। ओके हो गया, तो ये है बटन टैग। अब जिस टैग के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो है मेटा टैग। देखिए, मेटा टैग के 3-4 एट्रीब्यूट्स हैं, या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, यानी कि जो मैंने पढ़े हुए हैं वो 3-4 है। और मेटा टैग कई किस्म से यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन एज ए बिगनर मैं आपको दो टैग्स के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं आपको यहाँ पे मेटा टैग के 2 यूज़ बताऊंगा जो कि आपने
हर दफ़ा यूज़ करने हैं, हर दफ़ा। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, हर दफ़ा जब भी आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, आपने यूज़ करने हैं, वो इतने इम्पोर्टेंट हैं, वो इतने इम्पोर्टेंट हैं। ओके? इसके अलावा मेटा टैग के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जाके मेरी वीडियो देख लें, मेटा टैग इन एचटीएमएल। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आई होप सो। ओके? प्लेलिस्ट में जाके मेरी वीडियो है मेटा टैग इन एचटीएमएल, एचटीएमएल वाली प्लेलिस्ट में। सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं मेटा। दूसरी बात कि मेटा आपने लिखना है हेड के अंदर, मेटा आपने लिखना है हेड के अंदर। तीसरी बात, इसके अंदर आप मेटा टैग के अंदर जो भी लिखेंगे, इसे ब्राउज़र को पता लग जाएगा कि हाँ, ये काम करना है। ओके? अब पहला सुन ले, यहाँ पे लिखता हूँ मेटा, एंटर करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कैट सेट इक्वल टू UTF-8। अब ये क्या चीज़ है? कैट सेट का मतलब है करैक्टर इनकोडिंग, ठीक है? UTF-8 यानी कि इस HTML डॉक्यूमेंट की करैक्टर इनकोडिंग UTF-8 हो गई है। ओके? ओके, करैक्टर इनकोडिंग UTF-8 हो गई है। ये हमने किसको बताया? जब ये ब्राउज़र पे चलेगा, ये देखिए मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये ब्राउज़र को पता लगा है कि अब HTML डॉक्यूमेंट की करैक्टर सेट इनकोडिंग जो है, करैक्टर इनकोडिंग वो UTF-8 है। ठीक है? तो एक ये डालना ज़रूरी है। करैक्टर इनकोडिंग दूसरी भी होती है, लेकिन आपने UTF-8 डालनी है। ठीक है? दूसरी बात, दूसरा जो डालना है आपने, वो डालना है नेम, लिखना है आपने। एक्चुअली में इसके कई एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है? जैसे कि कैट सेट होता है, नेम होता है, कंटेंट होता है, और भी एक और होता है, लेकिन वो अभी यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ, वो होता है HTTP। ठीक है? तो मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ जो कि आपने यूज़ करने हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट वाली वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें और बेसिक चीज़ें बताऊंगा। तो यहाँ पे अपने नेम लिखना है व्यू पोर्ट, और कंटेंट लिखना है। कंटेंट का मतलब क्या होता है? कंटेंट का मतलब क्या होता है? ओके, कंटेंट लिखना है। जिनको नहीं पता कंटेंट का मतलब क्या होता है, अच्छा, जिनको पता ना कंटेंट का मतलब क्या होता है, वो नीचे नीचे कमेंट कर दे मुझे। ओके, कंटेंट क्या चीज़ होती है? कंटेंट क्या चीज़ होती है? अब देखें कंटेंट क्या चीज़ होती है। आपने एक पेपर दिया, ठीक है? मिसाल के तौर पे सोशल स्टडी का पेपर था वो। तो एक सवाल आया कि अल्लामा इकबाल कौन थे? ठीक है? यहाँ जो इंडिया से है, तो उनके लिए सवाल आया कि महात्मा गांधी कौन थे? तो आपने उनके मुताबिक, महात्मा गांधी के मुताबिक, या पाकिस्तान वालों ने अल्लामा इकबाल या कायद आज़म के मुताबिक जो भी कंटेंट आ सकता था वो लिख दिया। कि कंटेंट का मतलब अब आप समझें, मुझे उर्दू मफ़हूम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, यानी कि प्रॉपर मतलब समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप समझ लें कि कंटेंट क्या चीज़ है। कि कायद-ए-आज़म यहाँ पैदा हुए, कायद-ए-आज़म ने ये किया, कायद-ए-आज़म ने फिर पाकिस्तान को आज़ाद करवाया। ठीक है? तो अब इस तरह भी, यानी कि ये कंटेंट है सारा कायद-ए-आज़म के मुतल्लिक। ठीक है? इस तरह नेम व्यू पोर्ट के मुतल्लिक कंटेंट जो है वो मैं यहाँ लिखूँगा। तो सबसे पहले आपने लिखना है विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ। ठीक है? यूज़ कहाँ होता है बताता हूँ मैं आपको। और इनिशियल स्केल, ये यूज़ होता है वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। जो विड्थ जो है ना, विड्थ विड्थ इस एचटीएमएल डॉक्यूमेंट की विड्थ डिवाइस विड्थ के मुताबिक हो जाए, ऑटोमेटिकली डिवाइस विड्थ के मुताबिक हो जाए। ठीक है? और इनिशियल स्केल जो हो वो 1.0 का हो। ठीक है? अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि यानी कि अगर मैं ये नहीं डालूँगा और मैं अगर डालूँगा तो दोनों में फ़र्क क्या होगा। ये मैंने एक वेब पेज खोल लिया है जो कि एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का यूज़ करते हुए मैंने बनाया है। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं ये करने वाला हूँ कि पहले आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं में मेटा टैग लगा हुआ है कैट सेट UTF-8 जो कि मैंने लगाया, जो कि मैंने आपको कहा था कि
ये बहुत ज़रूरी होने वाला है। और दूसरा लगा हुआ है मेटा टैग के साथ नेम व्यू पोर्ट और विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल 1 या 1.0। ठीक है, अभी मैंने ये डाला हुआ है, तो ये मोबाइल पे किस तरह का खुल रहा है, इस तरह का। ठीक है, जिस तरह का खुलना चाहिए उस तरह का खुल रहा है, जिस तरह का खुलना चाहिए। ओके, यानी कि ठीक खुल रहा है, बिल्कुल इसी तरह का खुलना चाहिए। ओके, तो इसने मदद की, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसका काम खत्म हो गया। इसने मदद की रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। ओके, अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे कंट्रोल एक्स करता हूँ, ये मैंने हटा दिया, सेव कर दिया इसको मैंने। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ जाता हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, लेकिन जब मोबाइल की बात आएगी तब फ़र्क पड़ जाएगा। देखें कितना फ़र्क पड़ा है। सी क्या हो गया, इसकी हालत क्या हो गई है, ये तो बड़ा खस्ता हाल हो गया है। हाँ ठीक है, CSS को यूज़ करके मैंने रिस्पॉन्सिव बनाया है, ये मैं बात एग्री करता हूँ आपकी। ठीक है, ये मैं बात आपको मानता हूँ, हाँ मैं CSS को यूज़ करके बनाया हुआ है, लेकिन ये टैग बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, अभी भी देखें, अभी रिस्पॉन्सिव ही है, अभी रिस्पॉन्सिव ही है, देखें ना, देखें उसी तरह खुल रही है। लेकिन क्या फ़र्क है कि डिवाइस विड्थ के मुताबिक नहीं खुल रही, डिवाइस विड्थ के मुताबिक, जिस विड्थ के मुताबिक खुलनी चाहिए थी उस विड्थ के मुताबिक नहीं खुल रही। इसलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ। तो ये है इस मेटा टैग का कमाल। ओके, अभी खाली हो गया सी। ठीक है, अब मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, अब मैं आपको ये करवाने वाला हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपने HTML के अंदर CSS यूज़ करनी है तो आप किस तरह करेंगे, उसके लिए यूज़ होता है स्टाइल टैग का। ओके, अगर आपने इस HTML पेज के अंदर ही CSS यूज़ करनी है तो आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे, स्टाइल टैग का। ठीक है, और इसको आपने लिखना है हेड के अंदर। कहाँ पे, हेड के अंदर लिखना है आपने इसको। इसको मैं करता हूँ एंटर, और यहाँ पे आप सारी CSS लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं आती तो मैं करवा दूंगा, आगे जाके मैं आपको करवा दूंगा, तो क्रैश कोर्स बना दूंगा और प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। ओके, सो मैं अब क्या करने वाला हूँ, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ठीक है, अगर हमने HTML के अंदर ही CSS लिखनी है तो ये ठीक है, ये फाइन काम है, ओके हो गया जी, ओके हो गया। लेकिन अगर आपने टैग के अंदर CSS लिखनी है, मिसाल के तौर पे ये H1 है, इसको मैं कह देता हूँ ग्रीन, रिफ्रेश करता हूँ, ग्रीन आ रहा है। ठीक है, अगर आपने इस टैग के अंदर CSS लिखनी है तो उसके लिए यूज होता है स्टाइल एट्रीब्यूट का। ठीक है, तो अगर आपने टैग के अंदर CSS लिखनी है स्टाइल एट्रीब्यूट, अगर आपने यहाँ पे लिखनी है स्टाइल टैग के अंदर तो आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे पूरी पेज की CSS लिखी जा सकती है और यहाँ पे सिर्फ इस टैग की CSS लिखी जा सकती है, यानी कि इस टैग को स्टाइलिंग सिर्फ किया जा सकता है सिर्फ इस एट्रीब्यूट से। और अगर मैंने हर चीज़ को स्टाइल करना है, मीन्स कि अगर यहाँ पे और भी टैग है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक और बात है, अगर आप चाहते हैं कि CSS में किसी और जगह लिखूं लेकिन लिंक मैं यहाँ कर दूं तो उसके लिए यूज़ होता है लिंक टैग का। ठीक है, लिंक टैग का, और यहाँ पे रिलेशन आता है, रिलेशन एट्रीब्यूट आता है जहाँ पे लिखी जाती है स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट CSS, और यहाँ पे रेफरेंस दिया जाता है जो कि एंकर टैग में जिस तरह दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे CSS फाइल, मिसाल के तौर पे यहाँ पे न्यू फाइल बनाता हूँ, मैं कहता हूँ a.css, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि इसके अंदर जितने भी H1 है उनका कलर हो जाए टील। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले H1 लिख देता हूँ, टील। देखें अभी कलर टील नहीं हुआ, अभी कलर ब्लैक है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे हाई रेफरेंस नहीं दिया हुआ। ठीक है, मैं दूंगा कि करंट लोकेशन के मुताबिक पेज के अंदर जाओ और a.css को। ठीक है, पहले क्या होता था कि हम CSS इसके अंदर ही सारी लिखते थे। ठीक है, इस तरह डाल के, स्टाइल का डाल के, और एक और तरीका मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे एट्रीब्यूट पे लिखते थे। अब लिख किसी और फाइल पे रहे हैं लेकिन लिंक HTML के साथ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह कोड क्लीन हो गया, कोड क्लीन पूरा, यानी कि पूरा मार्कअप जो है वो क्लीन हो गया। ठीक है, बेसिकली लिंक टैग CSS की हद तक महदूद नहीं है। लिंक टैग यूज होता है यानी कि HTML के डॉक्यूमेंट को
यानी कि दूसरे डॉक्यूमेंट्स को एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ने के लिए, दूसरे डॉक्यूमेंट्स को एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट्स के साथ जोड़ने के लिए, ओके। तो इसके लिए यूज होता है लिंक टैग। तो सीएसएस भी चूंकि एक डॉक्यूमेंट है, तो सीएसएस के डॉक्यूमेंट को मैंने इसके साथ जोड़ दिया और लोकेशन मैंने दे दी, ठीक है। अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूंगा तो देखें कलर क्या हो गया, टील हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या करवाने वाला हूँ, अब मैं कुछ चीजें आपको और बताने वाला हूँ, ठीक है। वो है HTML5 इंपॉर्टेंट टैग्स, ठीक है। HTML5 के इंपॉर्टेंट टैग्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहला टैग जो है वो है हेडर टैग, वो है हेडर टैग। अब हेडर टैग क्या होता है, हेडर क्या चीज़ है, हेडर क्या चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ हेडर क्या चीज़ है। तो मैं यहाँ से जाता हूँ पेज टू, बल्कि मैं दूसरी जगह खोल लेता हूँ, इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। देखें ये जो आपको नजर आ रहा है सारा, ये एक हेडर है। हेडर क्या होता है, जिसके अंदर लोगो आ रहा हो, ठीक है, जिसके अंदर ये बटन्स वगैरह यानी कि ऊपर ऊपर वाला जो हिस्सा जो होता है, ये देखें मेरे कर्सर को जरा फॉलो करिएगा कि ऊपर ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये कहलाता है हेडर, ठीक है। तो हमने हेडर बनाना है अगर, तो आप हेडर टैग का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेविगेशन टैग। नेविगेशन टैग वो टैग होता है जिसके अंदर हम बटन्स वगैरह डालते हैं, ठीक है। अब ये नेव टैग है, इसका मतलब होता है नेविगेशन। जैसे कि अगर ये देखें मैं बटन्स डाले हुए हैं, ठीक है। तो आपने अगर बटन्स बनाने हैं तो आप, अच्छा बनाने आपने खुद हैं सीएसएस का यूज करके, एचटीएमएल का यूज करके, एचटीएमएल में नेव टैग लगा के, ठीक है। बनाने आपने खुद है, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, बनाने आपने खुद है। तो अगर ये देखिए नेविगेट का मतलब ये होता है कि एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाना। अभी ये एक वेब पेज है, मैं इस पे क्लिक करूँ दूसरे वेब पेज पे चला जाऊँ, इस पे क्लिक करूँ दूसरे वेब पेज, तीसरे वेब पेज पे चला जाऊँ, ठीक है। तो ये नेविगेट हो रहा है पूरी वेब पेज, तो ठीक है, वेबसाइट, तो वेबसाइट नेविगेशन हो रही है, तो इसको आपने डालना है नेव टैग के अंदर। उसके बाद एक टैग के बारे में बताने वाला हूँ जो है असाइड। असाइड टैग यूज होता है साइड बार बनाने के लिए, साइड बार बनाने के लिए, ठीक है। असाइड टैग यूज होता है साइड बार बनाने के लिए, कि अगर यहाँ पे एक बटन आ रहा है, मिसाल के तौर पे आपने इसको क्लिक किया तो यहाँ से एक बार आई इस तरह करके, ओके, इस तरह करके एक बार आई और यहाँ पे बार आ गई, ठीक है। तो वो उसके उन चीज़ों के लिए क्या यूज होता है, उन चीज़ों के लिए यूज होता है असाइड टैग। ज़रूरी नहीं है कि क्लिक करके ही आया जाए, वैसे भी आ सकता है कि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने फेसबुक खोली हो तो एक साइड बार आ रही होती है, ठीक है। यहाँ पे पहले ऊपर आपका सारी आ रहा होता है और यहाँ यहाँ पे करके साइड बार आ रही होती है, यहाँ पे करके, ठीक है। तो आप साइड टैग का यूज करके वो बना सकते हैं। उसके बाद मैं बताने वाला हूँ सेक्शन टैग। सेक्शन टैग क्या चीज़ होती है, अब देखिए सेक्शन क्या होता है। सेक्शन ये होता है एक वेब पेज के अंदर कई सारे सेक्शंस होते हैं, यानी कि हम एक वेब पेज को कई पार्ट्स पे डिवाइड कर देते हैं। एक वेब पेज को कई पार्ट्स पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको ये वेब पेज खोल के ही दिखा देता हूँ। ये देखें ये वेब पेज आ रहा है। अब देखें ये जो है, यहाँ से आप नेविगेशन कर सकते हैं। तो मैंने नेव टैग के अंदर डाला है, ये नेव टैग के अंदर, ठीक है, हेडर टैग के अंदर डाला हुआ है। उसके बाद एक वेबसाइट के कई पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स, ठीक है। उन पार्ट्स को डिवाइड करने के लिए, यानी कि एक वेब पेज को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उन्हें कहते हैं सेक्शन, ठीक है। तो मैंने पहले ये बनाया हेडर टैग का यूज करके, फिर एक सेक्शन डाला कि हेडर टैग के बाद एक सेक्शन हो जो यहाँ से लेके यहाँ तक काम कर रहा हो, ठीक है। ये एक पार्ट मैंने कर दिया वेब पेज का। उसके बाद एक और पार्ट आया वेब पेज का, ये वाला, इसको भी मैंने सेक्शन टैग के अंदर डाल दिया। उसके बाद एक और पार्ट आया, इसको भी मैंने सेक्शन टैग के अंदर डाल दिया, ठीक है। ये पार्ट्स हैं, पार्ट्स। उसके बाद एक और आया, इसको मैंने सेक्शन टैग के अंदर नहीं डाला। इसको मैं सेक्शन टैग के अंदर क्यों नहीं डाला, क्योंकि इस हिस्से को कहा जाता है फुटर। फुटर यानी कि वेब पेज का सबसे नीचे वाला हिस्सा। जैसे वेब पेज का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है हेडर, वेब पेज का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है फुटर, ठीक है। तो अगर हमने इस तरह का फुटर बनाना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप HTML5 का फुटर टैग यूज करें, ठीक है। फुटर टैग आप यूज करें, ठीक है। फुटर टैग का यूज करके आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने अंडर ऑर्डर लिस्ट लगाई हुई है और ये सारी लिस्ट हैं, ठीक है। और यहाँ पे सारा काम हुआ हुआ है, ओके जी। सो ये सेक्शन हो गया, ये भी सेक्शन हो गया, ये भी सेक्शन हो गया, ये हो गया है। इसके बाद आता है डिव टैग। डिव टैग कहाँ यूज किया जाता है, जहाँ पे आप डिव टैग की, मैं आपको एक डिव टैग के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आई होप सो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा।
तो div टैग का कहाँ भी यूज किया जाता है जहाँ पे आपने ब्लॉक ऑफ कंटेंट बनाना हो, यानी कि ब्लॉक ऑफ टैग्स हो, ब्लॉक ऑफ टैग्स हो। तो जैसे कि मैं आपको इसकी भी एग्जांपल दिखाता हूँ कि देखें, अब ये ब्लॉक था यानी कि एक से ज्यादा ये थे। अब बजाय मैं इसको इस तरह करूं, तो मैंने क्या किया, इसको इस वाले हिस्से को एक अलग डब्बे में डाल दिया, ओके। इस वाले हिस्से को मैंने एक अलग डब्बे में डाल दिया ताकि कोड क्लीन हो जाए। लेकिन आपने div टैग का ऐसे ही नहीं यूज करना, जहां भी यूज करना बनता है वहां पे यूज करें, जहां पे यूज करना नहीं बनता वहां पे कोई जरूरत नहीं है यूज करने की। आपको किस तरह पता लगेगा कि कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे यूज नहीं करना? अच्छे तरीके से किस तरह पता लगेगा, जब आप पढ़ेंगे CSS। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको अच्छे तरीके से वहां पता लगेगा जहां आप पढ़ेंगे CSS। ओके, CSS क्या होता है? स्टाइल शीट होती है। उसके बाद आता है मेन टैग। ओके, अच्छा मैं बताना भूल गया, सेक्शन को लिखने का तरीका ये है, उसके बाद नैव को लिखने का तरीका ये है, उसके बाद असाइड को लिखने का तरीका ये है, उसके बाद डिफ को लिखने का तरीका ये है, इसके बाद मैंने कौन सा करवाया था, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओके, यहाँ पे हेडर भी मैं लिख देता हूँ। ओके जी, इसके बाद कौन सा रह गया? इसके बाद रह गया है मेन टैग। पहले मैं बताता हूँ आपको मेन टैग क्या होता है। मेन टैग के अंदर आप सेक्शन भी डाल सकते हैं, डिव भी डाल सकते हैं, हेडर भी डाल सकते हैं, नेविगेशन भी डाल सकते हैं। मेन टैग क्या होता है? मेन टैग हम इसलिए यूज करते हैं कि पूरी वेब पेज के अंदर ये जो आपको HTML डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है, इस पूरे वेब पेज के अंदर अगर कहीं पे यूनिक चीज है, यानी कि मेन टैग के अंदर सिर्फ यूनिक चीज ही आ सकती है। ओके, यानी कि ऐसी चीज है जो कि आप यूजर को सबसे पहले दिखाना चाहते हैं, उसे मेन टैग पे डाल दें। और मेन टैग पूरे HTML डॉक्यूमेंट में एक ही दफा आता है। और मेन टैग, ये मैं आपको लिखने का मकसद बता रहा हूँ कि मेन टैग क्यों यूज होता है। मेन टैग पूरे HTML डॉक्यूमेंट में एक ही दफा होता है, और मेन टैग पूरी वेबसाइट का मेन हिस्सा होता है, यानी कि कोई यूनिक चीज होती है जो आप या तो मेन हिस्सा हो या यूनिक चीज हो जो कि आप यूजर को दिखाना चाहते हैं। ओके, या तो मेन हिस्सा हो जो कि आप यूजर को दिखाना चाहते हैं, या यूनिक चीज हो, वो उस तरह की यूनिक चीज कहीं ना पाई जाती हो। ओके, इसकी भी मैं आपको मिसाल देता हूँ। अब देखें, ये सारा ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन ये चीज यूनिक है, इस जैसी चीज कहीं भी नहीं पाई जा रही। ओके, ये एक यूनिक चीज है। ओके, जैसे कि मैं उसको यूजर को बताना चाह रहा हूँ कि आप हमारी रेसिपी ट्राई करें, रेसिपी लिस्ट देखें, ये मैं यूजर को बताना चाह रहा हूँ। ओके, ये मेन चीज है पूरी की, इसकी पूरी की मेन चीज ये है कि आप रेसिपी को देखें। ओके, मेन टैग इसलिए यूज होता है। उसके बाद आता है डिटेल्स टैग। डिटेल्स टैग क्या काम करता है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आतिफ आसिम बट। इसे मैंने सेव किया, इसे मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डिटेल्स। इसे मैं जब क्लिक करूंगा तो आतिफ आसिम बट लिखा हुआ आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई नेम इज आतिफ आसिम बट, ओके, माई नेम इज आतिफ आसिम बट। सो अब यहाँ पे समरी की बात आ गई। समरी टैग क्या होता है? अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिटेल्स लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है तो उसको आप उसके लिए आप यूज करेंगे समरी टैग का। तो क्या करना आपने डिटेल्स के अंदर जाना है और समरी टैग लिख देना। और समरी के अंदर जो भी लिखेंगे, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे नेम, तो यहाँ पे नेम लिखा हुआ आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो डिटेल्स टैग काम करेगा। डिटेल लिखा हो, डिटेल HTML तो खत्म होगी। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि यूज होती हैं एक वेब पेज को बनाने के लिए या वेबसाइट को बनाने के लिए, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब आगे है क्या? आगे आपने सीखनी है CSS। CSS है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, फुल फॉर्म है CSS का कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS एक जिस तरह के HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, इसी तरह CSS एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है। ओके, CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, शीट या शीट्स।
अगर एक पे काम करना है आपने तो शीट, अगर कहीं ज़्यादा पे काम करना है तो शीट्स। CSS describes how HTML elements are to be displayed on screen, paper or in other media. CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once. तो CSS क्या काम करती है? HTML का काम होता है आपके वेब पेज को बनाना या वेबसाइट को बनाना। CSS का काम होता है कि उस वेबसाइट को ब्यूटीफुल कर देना। जिस तरह कि हमें नज़र आ रहा है, डिस्क्राइब्स हाउ HTML एलिमेंट आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। CSS का काम होता है आपके HTML को ब्यूटीफुल कर देना, वेब पेज को। ये जो आपको एक वेब पेज नज़र आ रहा है, इसमें सिर्फ लिखा हुआ है HTML। इसमें सिर्फ लिखा हुआ है HTML। ये लगा हुआ है इमेज टैग का यूज़ करके। ये एक हेडिंग है, एच टैग का, हेडिंग टैग का यूज़ करके। इसके अंदर लगा हुआ है UL टैग, LI टैग, अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट टैग। ये हेडिंग है। ये नेविगेशन कह रहा हूँ, ये एंकर टैग लगे हुए हैं और फिर ये हेडिंग है। अब ये किस तरह दिखे वो काम CSS ने करना है। तो मैंने CSS अप्लाई किया और CSS को यूज़ करते हुए इस वेब पेज को इस तरह बना दिया। ये यमी यमी कौन सा है? ये यमी यमी ये वाला है। उसके बाद होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट कौन से हैं? ये वाले हैं। उसके बाद ये यमी और ये कौन सा है? वो ये वाला है। ओके, और ये वाली इमेज कौन सी है? वो ये वाली इमेज है, ये जो आपको नजर आ रही है। तो CSS क्या काम करता है? आपकी वेब पेज को ब्यूटीफुल कर देता है। तो अब आपने सीखना है CSS। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।